बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और सुबह सवेरे 9 बजे हम आगाज़ करते हैं अपने शो का, क्योंकि आप लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। रात भर सो नहीं पाते आप। अच्छा, वो बिजली हम लोग बंद करते हैं? बिजली नहीं, वो एक्साइटमेंट में नहीं सो रहा है। और दूसरा उसमें ऐड ऑन कर रही है कि इलेक्ट्रिक जो कि बिजली बंद कर देती है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सोचें इतनी गर्मी कि लोग दुआ कर रहे थे जून का महीना जाए और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के महीने का आज से आगाज हो गया है। लेट्स सी जो मेट ऑफिस ने प्रेडिक्शंस की हैं, जो सरदार सरफराज साहब ने प्रेडिक्शंस की हैं, वो कितनी 3 से 4 जुलाई से बारिश का इम्कान। अच्छा, अगर आपको ये याद है सदफ अब्दुल जब्बार के लोग अब तक जिनके होश उड़ चुके हैं गर्मी की वजह से, वो हमारा नाम याद किए होंगे तो आपकी गलतफहमी है। अशफाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने मौजूद हैं। दिन है पीर का और दुआ ये है कि जुलाई का महीना हमारा अच्छा इस एतबार से गुजरे कि मौसम भी अच्छा हो, बिजली के बिल भी कम आए, क्योंकि इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए उन्होंने होश उड़ा दिए हैं। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। फिर एक और सिलसिला ये है कि लोड शेडिंग, अच्छा हमारे यहाँ तो ये सिलसिला रहा कि तकरीबन कोई 10-11 घंटे बिजली गायब रही, लेकिन वो पता नहीं कोई मेंटेनेंस थी या क्या सिलसिला था उसके नाम पर, तो उसकी वजह से खासी परेशानी रही। पेट्रोल बम आपके सामने गिर चुका है। मतलब आप सोचें कि नए नए इंकशाफात होते, क्या कुछ हो जाता है वीकेंड में। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, साउथ अफ्रीका ने जिताया वर्ल्ड कप, हरा दिया अपने आप को, यानी कि अपने आप को अपनी शिकस्त के जिम्मेदार खुद हैं। बाउंड्री रोप पीछे मूव कर गई, सूर्य कुमार यादव ने उसी वक्त कैच करना था। पाकिस्तान के मैच में मैं अपना इतना दिल लगाती हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में मैंने बड़े अपने जज्बात इन्वेस्ट किए हुए, तो मेरी सारी जो दिली तमन्नाएं थी वो साउथ अफ्रीका के साथ थी, मगर उन्होंने कहते हैं ना रख के प्लेट में वर्ल्ड कप इंडिया को उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से हाईएस्ट लेवल पर चौकर साबित किया। मिलर का जो आउट है वो कंट्रोवर्शियल है। हाँ जी, क्योंकि वो बाउंड्री रोप में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त उस मौके पर उस जगह पर ये होना, यानी कि अब सूर्य कुमार यादव को नहीं पता था कि उस जगह बॉल जाएगी, मिलर को नहीं पता था कि वो उसी जगह पे शॉट मारेंगे जहाँ से बाउंड्री रोप उस एतबार से पीछे की गई होगी, लेकिन इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या क्या कह सकते हैं कि जब वो बाउंड्री क्वेश्चन पीछे मूव हुआ था और फिर कुछ फुटेजेस में ये भी दिखा रहे थे कि वो पाँव टच भी हो रहा था, बट आई कांट से दैट फॉर श्योर। लेकिन बात ये है कि द ओनली टीम वी कैन ब्लेम दिस फॉर इज टीम साउथ अफ्रीका। 29 बॉलों पे 29 रन और उसके बाद अर्शदीप का ओवर, बुमराह का ओवर, तो ये फिर 2 टीमें कर सकती हैं दुनिया क्रिकेट में, एक पाकिस्तानी टीम और दूसरा साउथ अफ्रीकन टीम। क्या बात है। नहीं, अपनाइयत का एहसास बहुत मैं इस कंपैरिजन से इत्तेफाक नहीं करती, हम बहुत पहले आउट हो गए, वो खेल के आखिरी मैच, यानी कि आप कह रहे हैं वो हमसे बेहतर है, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली, मिलर ने जिस तरह से इनिशियली खेला, उससे पहले क्विंटन डिकॉक ने, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन टीम इंडिया, रोहित शर्मा, यू डिजर्व द वर्ल्ड कप। चलें, अब इस पे तो बात होती रहेगी। अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम है इंडिया। दूसरी बार उन्होंने वर्ल्ड कप T20 जीता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे और आपके जो मसले हैं, जो हमारे दुख हैं, जो सांझे हैं, वो हम शेयर कर लेते हैं। तो हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और इजाफा क्या किया गया है जी? पेट्रोल की जो कीमत है वो 7 रुपये 47 पैसे फी लीटर किया गया है इजाफा, जबकि डीजल 9 रुपये 56 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे का इजाफा किया गया। अब जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 265 रुपये 61 पैसे है। ओहो हो, अच्छा, पिछली दफ़ा कमी की थी, एक बार फिर हम नहीं कहेंगे इसको, पिछली दफ़ा उन्होंने कमी की थी, लेकिन उस कमी को उन्होंने सस्टेन नहीं किया। यानी कि मैं ये सोचता रह गया कि मुझे पेट्रोल डलवाना है, लेकिन मेरे पेट्रोल एक दफ़ा शायद मैंने फ़ायदा उठाया हो, उसके बाद ये दोबारा से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये है सदफ कि हमारी सोच देखें ना, कितनी एक शॉर्ट टर्म सोच होती है। यानी कि मैं ये सोच रहा था कि कल मैं पेट्रोल नहीं डलवा सका, तो मैं ये सोच रहा था कि देखो मैं मिस कर गया, आई मिस द अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो कितना उससे फ़ायदा मुझे हो जाता, यानी कि 100 का, 150 का, 200 रुपये का मैक्सिमम। उस शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए आप अपने आप को इतना परेशान करते हैं कि जी लाइन में जाके लगें और सारा कुछ करें। ये गवर्नमेंट लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि जिसके अंदर लोगों को रिलीफ मिल सके, लेकिन वैसा नहीं होता। और देखें, दूसरी बात ये कि अभी तो बहुत कुछ इम्तिहान आपके बाकी हैं और पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़्यादा से ज़्यादा लेवी 70 रुपये होगी। फ़िलहाल इतलाक़ इसका नहीं कर रहे हैं, ये वज़ीर ख़जाना ने कहा। जी। तो वज़ीर ख़जाना ने अभी मज़ीद हमें बताना है कि इसमें मज़ीद किसमें कितना इजाफा होगा। क्या कह रहे थे, खुद ही उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। हमारा कसूर क्या है?
हम कमाएं या उनको पैसा दे। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ती रहेगी। यहाँ पे आवाम बंदे मर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हुक्मरानों को कुछ होगा तो फर्क पड़ेगा। पेट्रोल पे कीमत कुछ ना बिल्कुल ही आउट यार। व्हाइट लाइट रोड पे आ जाएंगे, मोटरसाइकिल भी छोड़ लेंगे, पैदल सफर करेंगे, पुराने रिवर्स हो जाएंगे हम लोग, 90s पे वापसी चले जाएंगे। घर वालों को क्या दें और पेट्रोल क्या डलवाएं और अपने बच्चों के लिए क्या वो इंतजाम करें। मेरा हुकूमत को मशवरा है कम से कम 50 पे बढ़ाएं, हमारा ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब आवाम का खून ही चूसी जा रहे हैं और की करना है इन्होंने। हर चीज़ ही महंगाई, पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पता नहीं ये हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो पेट्रोलियम की मसनूआत है और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें महंगी हो रही हैं उन सब की कीमतों में ना कमी की जाए। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हर दिन एक तो टैक्सेस, फिर उसके बाद ये पेट्रोल के जो इंजेक्शन और कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, न जाने क्या क्या हो रहा है। आबिद साहब, अनबेरेबल होता जा रहा है आवाम के लिए। और अब तो वो कहते हैं कि जिस तरह से एक ही जगह पर मुसलसल चोट लगती रहे तो वो जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो मैं अभी लोगों के रिएक्शन देख रहा था या जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो जैसे एक सुन्न होने की सी कैफियत होती है, नम इंसान जिस तरह से हो जाता है, वैसे है कि आपको पता भी नहीं है किस बात पे कितना रिएक्ट करें। आबिद साहब, कैन यू हियर मी सर? आबिद साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये जो अब वज़ीर ख़जाना ने आगे ये भी कह दिया है कि 70 रुपए जो है लेवी है वो भी ऐड की जाएगी, जो कि फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। तो कब तक नहीं की जाएगी और ये पेट्रोल में क्या बतदरीज इजाफा होगा? क्योंकि सबको पता है IMF के एक नए प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी शराइत मानी और अभी भी हमसे कह रहे हैं कि डू मोर। तो हमें बताइएगा जब हमारा राब्ता हो। लेकिन आबिद सुलहरी साहब से मोर का मुतालबा, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ सदफ अब्दुल जब्बार कि ये मुतालबा होता है किससे? आवाम से। यानी कि वैसे तो उन लोगों से मुतालबा होता है जो कि हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है कि सियासतदान हैं या फिर हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन होता ये है कि उसका खमियाजा वो ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है अवाम पर। तो अब बात कर लेते हैं आबिद सुलहरी साहब से। आबिद सुलहरी साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर है अवामी रद्द-ए-अमल भी हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि क्या है जिसमें लोग बड़ी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। फिर 7 रुपये अब कितने पैसों का इजाफा हो गया है, ये बताइएगा। ये इजाफा मज़ीद आगे होगा और अभी 70 रुपये लेवी भी लगनी है, तो वो कब तक लग जाएगी और मज़ीद कितना फिर पेट्रोल बढ़ जाएगा, इजाफा हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने अभी जो इब्तिदाइये में क्लिप सुनवाया उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक बात से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि IMF के प्रोग्राम में जाना जो है वो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को अभी शायद मजीद 2-3 प्रोग्राम जो IMF के वो लेना पड़ेंगे मुतवातर। और इसमें अब हुकूमत को चूज करना है कि उन प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज को पूरा करने के लिए किस तरीके से अपने अहदाफ जो हैं वो यही मेरा सवाल आपसे है कि IMF के प्रोग्राम में हम जाते क्यों हैं? या हम उन्हीं पैसों से वो हमने सूद और कर्जे अदा करने होते हैं या अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए हमें एक विंडो मिलती है जिसे हम अवेल करने की कोशिश करते हैं? तो हम किस बुनियाद पे वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं जी आखिरी प्रोग्राम होगा? फिलहाल तो हम IMF के प्रोग्राम में दिवालिया होने से बचने के लिए जाते हैं ताकि हमें लोन मिल सके और हम अपने पुराने कर्जे चुका सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, अल्लाह करे कि ये आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन जो अदाद शुमार इस वक्त के हैं वो आपको इसको सपोर्ट नहीं करते कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद भी अभी प्रोग्राम लेना पड़ेंगे और वो पिछले कर्जे चुकाने के लिए लेना पड़ेंगे। जो आपने ऑयल की कीमतों की बात की, इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है। आज ब्रेंट की कीमत जो है वो तकरीबन $85 पर बैरल है। हुकूमत के पास जो एक स्ट्रेटेजी हो सकती थी, जब अब पिछले 2 महीनों में जो 20-25 रुपए पर लीटर का जो कुशन दिया गया था, अगर उस वक्त उसमें मार्जिन रख लिया जाता, एकदम से कीमतें ड्रॉप ना की जाती, तो इस वक्त एकदम से बढ़ाना ना पड़ती। ठीक है। लेकिन उस वक्त आवाम को खुश करना भी जरूरी था। तो आपके सवाल का सादा जवाब यही है कि अगर आल मंडी में
कीमतें बढ़ती रहेंगी तो जाहिर है कि पाकिस्तान में भी कीमतें उसी तनासब से बढ़ रही होगी जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो है वो कॉस्ट कटिंग जो मेजर्स होते हैं वो अमूमन नुमाइशी इक़दामात समझे जाते हैं, यानी कि बज़ाहिर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होगा। अब जैसे अवाम की शिकायत होती है और ज़ाहिर है कि हम भी उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बताते हैं कि जी मुफ्त का फ्यूल, 90,000 गाड़ियाँ, फिर मुफ्त के ये बिजली के यूनिट, फिर बिजली की कीमत में और पेट्रोल की कीमत में ही ज़्यादातर इजाफा होता है और ज़ाहिर है कि इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनमें भी इजाफा होता है। तो इस पर गवर्नमेंट को डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा संजीदगी से सोचना चाहिए कि एक ही साइड पर प्रेशर देंगे तो आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? यकीनन, और ये 1 जुलाई के बाद जो बजटरी जो मैयर्स है उसकी वजह से जो महंगाई होगी तो आवाम में यकीनन इस्तराब भी आएगा, और स्पेशली जो मिडिल क्लास है जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए ग्रोथ इंजन का काम करती है, हमें ये देखने को मिलेगा कि खा वो इनकम टैक्स हो या वो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, मिडिल क्लास जो है वो इस वक्त अफेक्ट हो रही है। और बिजली, गैस इजाफों की वजह से और ये ऑयल की तेल की मसनूआत की वजह से ये मजीद डिप्रेशन जो है ये फैलेगा। और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है हुकूमत किस तरीके से कम्युनिकेट करती है स्टेक होल्डर्स के साथ, आवाम के साथ, अपने जो मिड टारगेट्स हैं उनको कैसे वो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स में कन्वर्ट करे ताकि लोगों को पता चले कि ये सारा किया जा रहा है, इसका वाकयातन को नतीजा जो है वो निकल रहा है। और सबसे बढ़ के ये कि ये जैसा आपने अपने सवाल में भी कहा कि वन साइडेड नजर नहीं आना चाहिए, इसको हुकूमत को और हुकूमती जो अहले इक़्तिदार है उनको अपने रहन सहन और अपने तौर तरीकों से इसको जो है एक वाज़ेह शिफ्ट इसमें लाना होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सारी चीजें, दूसरी तरफ कल ही आपने देखा कि गवर्नर हाउस के बारे में एक खैबर पख्तूनख्वा DI खान में जो कुंडी साहब का घर है उसको भी गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये को बहुत बड़ा इसका बजटरी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो चीजें, और ये सिर्फ एक मिसाल है, इस तरह की आपको मैं 20 मिसालें गिनवा सकता हूँ तो हर सूबे में। बजट कमेटियां बनी तो थी, वजीर आजम ने ऐलान तो किया था कुछ दिन पहले, वो कहाँ तक क्या अपना काम कर रही हैं? देखिए, कमेटी इतनी मौसर होती है जितनी उसकी सिफारिशें जो है उस पर अमल दरामद हो सके, तो हमें देखना होगा कि उन ऑथोरिटी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनमें से कितनी ऐसी हैं जिन पे कि अमल दरामद हुआ और कितनी ऐसी हैं जिन पे कि अमल दरामद नहीं हो सकेगा या नहीं होगा। अच्छा, आबिद सुलैही साहब, एक चीज़ और कि अब यही एक्सपेक्ट करें जो हो रहा था पिछले कुछ दिनों पहले कि 15-15 दिन में रिवाइज होती थी पेट्रोल प्राइसेस, तो अब ऐसे ही होने जा रहा है फिर? बिल्कुल ऐसे ही होगा। जाहिर है कि आपकी तेल की कीमतें आदमी मंडी में चूंकि चेंज होती हैं और 15-15 दिन के बाद वो रिवाइज होती हैं, तो जो चीज़ें आवाम को तंग करती थी जो कि सैलरीड पर्सन नहीं है वो तो बजट में नहीं है। तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें हर दो महीने के बाद रिवाइज होती हैं और तेल की 15 दिन के बाद रिवाइज होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद सुलैही साहब। द पॉइंट इज़ कि एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा संजीदगी वो नज़र नहीं आती। प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में है ही नहीं। टैक्सेशन के हवाले से भी काफ़ी शिकायत लोगों को मौजूद हैं कि वन साइडेड सिलसिला है। फिर ये जिस तरह से कीमतों में इजाफा होता है तो वो लोग मन माने नरखों में इजाफा कर देते हैं कि जी ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई, तो हमने क्यों नहीं इजाफा करना। ऐसे में आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ है कि इस पर लोगों की अगर नब्ज़ को नहीं समझा जाएगा तो फिर उसके फिर बिल्कुल अवामी जज्बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, चलिए जी, अब हम सियासी माहौल की तरफ आते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे कि अशफाक ने इब्तिदाई में कहा था कि वीकेंड पर तो बहुत कुछ हो जाता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नई डिमांड कर दी है, वो ये कहते हैं जी जो 8 फरवरी, अब सोचे इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ, कितने अरबों रुपए, मैं यही सोच रहा था। बिल्कुल, और दूसरे इलेक्शन टाइम पर भी नहीं हुए, जो हमारे आइन के एक मुअय्यन करदा एक तयन वक्त है, मुतय्यन करदा जो वक्त है उस पर नहीं हुए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सियासी जमातें उसकी बहुत सारी तौजीहात देती हैं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हम उसे मुस्तरद कर रहे हैं। अच्छा जी। मुल्क में अब नए इंतखाबात होने चाहिए। तो मौलाना साहब ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हुकूमत है उसमें इतना दमखम नहीं कि जो मसाइल हैं उनका ज़ाला कर सके। अच्छा जी, तो अब आप ये देख लीजिए कि मुतालबा भी सामने आ गया है और फिर अच्छा, मैं
हैरानगी इसी चीज़ पे होती है कि पाकिस्तान की मईशत को देखें, पाकिस्तान पर कर्ज़ों के बोझ को देखें, पाकिस्तान के आवाम जो पिस रहे हैं उस चीज़ को देखें, इलेक्शन पर आने वाले अरबों रुपए के अखराजात को देखें, लेकिन मुतालबात फिर भी सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो भी इस मुतालबे की हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं और वो ये कहते हैं कि नए इलेक्शन से पहले सियासी मुफाहमत ज़रूरी है, सियासी जमूद आ जाना चाहिए। तो मज़ीद उन्होंने क्या कहा पहले वो दिखाते हैं आपको। जब एक जमूद आ जाए, सियासी अदम इस्तेकाम हो जाए, इलेक्शन मशकूक हो जाए, हुकूमत मैंडेट ही ना रखती हो, ये आम तासुर है, फिर आपका क्या हल रह जाता है। आज आपको नए इलेक्शन, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। आज हमने मुल्क के अंदर तफरीक डाल दी है, इदारों के अंदर तफरीक है, ऐसा मुल्क नहीं चलेगा। आज मुल्क आपका बेपनाह मुश्किल में है। कुर्सियाँ छोड़ दें ना, सब कुर्सियाँ अपनी छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, मुल्क को देखें कहाँ जाना है, हमने कैसे आगे जाना है। रवांडा में क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रिकन्सिलिएशन हुई और नेशनल गवर्नमेंट बनी। और दूसरी जानिब ज़ाहिर है जब ऐसे बयानात आएंगे तो वफाकी हुकूमत का मौके भी आएगा। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि जी मौलाना साहब के हम बड़े एहतराम करते हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, लेकिन तमाम मसाइल का हल जी मौजूदा सूरत हाल में अगर आप बयानबाजी करेंगे तो वो हल नहीं है, बल्कि पार्लियामान के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और 2029 में जी आम इंतखाबात होंगे जो कि असल टाइम है। तो ये उन्होंने कहा है। तो ख़ावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, एंकर पर्सन हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। और साहब सबसे पहले तो मैं ये जो मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा अपनी जगह, शाहिद खाकान साहब की उस मुतालबे की हिमायत हैरान कुन इस एतबार से है कि एक मुल्क जहाँ पर मईशत को संभालने के लिए हमें अनफॉर्चुनेटली कशकोल लेकर IMF के पास जाना पड़ता है और उस कशकोल में आई रकम का बोझ सीधा आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अशराफिया के सारे उसी तरीके से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जारी रखते हैं। 1013 बिलियन के एक्सपेंडिचर्स हुए थे पिछले इलेक्शंस पे। अब आगे जो इलेक्शन होगा वो क्या IMF स्पॉन्सर्ड होगा? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें सवाल तो बड़ा आपका अच्छा है कि पैसे हमारे पास है नहीं है और हमारी ख्वाहिशात देखें वो हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे एक मुख्तलिफ ख्वाहिश है। लेकिन देखें पाकिस्तान को अगर आपने ठीक करना है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को आपने ठीक करना है, तो चंद एक जो बुनियादी गलतियाँ हैं उनकी करेक्शन की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, अगर आप पहला पेज पढ़ें आईने पाकिस्तान का इब्तिदाइया जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है जो हाकिमियत का हक उनके पास है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा कोई भी इंतखाब यही बताया जाता है हिस्टोरिकली कि 1970 के जो इलेक्शन थे वो ठीक हुए थे, उसके बाद से हर इलेक्शन के ऊपर बड़े सारे सवालात हैं। तो जब तक हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक नहीं करते और वो जो कि एक ट्रू विल ऑफ पीपल रिफ्लेक्ट नहीं होती, जो भी इलेक्टेड हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो उस वक्त तक ये सारे सवालात उठते रहेंगे। और बदकिस्मती ये है कि हर ये मुतालबा भी समझ से बालातर है ना ख़ावर, कि जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, अगर आप उसी तरह इंतखाबात में जाना चाहते हैं जिसका आप गिला कर रहे हैं कि जो हुए हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। तो ये बयानबाजी ही है, इसको फिर और क्या कहा जाए। देखिए बयानबाजी आपकी बात सही है। मैं जब देखता हूँ इस्लामाबाद में बैठ के मुझे तो किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक काम करने की जरूरत है कि जो आईने पाकिस्तान है, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी। आपने बस आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करना है। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की सही तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि जी जो हमारे इख्तियारात के अंदर ये सब कुछ आता है, हम ये कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पता है आज एक दफा फिर फुल कोर्ट की सिटिंग है, फुल कोर्ट बेंच बैठेगा। उसके बाद जो सियासी जमातें हैं वो आपके सामने हैं कि जो सियासी जमात जिसके हवाले से हालात ठीक होते हैं वो कहती है उसके सामने पाकिस्तान के अंदर आइन भी ठीक है, कानून भी ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो जिसके ऊपर हालात, जिसके गैर मुवाफिक हालात होते हैं, उनको सब बुरा लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है। तो ये सारी, लेकिन बात यही है ना कि बात आ जाती है फिर ख़ावर, आपने कहा कि इट इज़ एज सिंपल। एक तो प्रीम्बल में कहता हूँ कि आपके पास प्रोग्राम्स में माशाल्लाह लोग आते हैं
उनसे पूछा करें कि क्या उन्होंने प्रिमिल पढ़ा है आईन पाकिस्तान का, नंबर 1। नंबर 2, अगर हर चीज़ ऐसी सादा और आसान है जो कि उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी है, तो पर उसकी इतनी तशरीहात की और अपनी मनमानी तशरीह की ज़रूरत क्या, कि जहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा कि 90 दिन में ना हुए तो क्या होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आइन इस हवाले से भी बहुत वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उसके ऊपर आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह तशरीह हुई है कि जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा। वो आर्टिकल 6 है या जो भी आपने जो भी लगाना है वो तो बड़ा वाज़ेह है। देखिए हम बात तो हर वक्त करने के लिए तैयार होते हैं। आपके हमसाये में 6 हफ्तों के ऊपर महीद एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज होती है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ जी। और देखें कितनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे वोटर्स अपना राइट टू वोट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मशीनें इकट्ठी होती हैं, उसके बाद एक नतीजा जो कैलकुलेट किया जाता है और सारी सियासी जमातें उस नतीजे को मानती हैं। बाकी उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी क्या डिलीवर करती है क्या डिलीवर नहीं करती, ये तो बात की बात है। लेकिन हम तो एक बुनियादी जो रूल्स ऑफ द गेम है उसी के अंदर फंसे हुए हैं। यार कौन जीता कि कौन हारा, और आपके सामने ये ऐसी बात नहीं है कि जी मैं आप या कोई और पाकिस्तानी इसके ऊपर खाम में कोई हवा के अंदर कहानी बना रहा है। आपको पता है, आप देखें पूरे हल्के के अंदर जो है कोई पोलिंग स्टेशन एक एमएनए या एक एमपीए नहीं जीता, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसकी नॉमिनेशन हो जाती है, वो जीत गया। और ये हुआ है और ये माजी में भी हुआ है। मैं हरगिज नहीं कहता कि सिर्फ इस इलेक्शन में हुआ है, ये हर इलेक्शन के अंदर इस तरह की हरकतें हुई हैं। अब इनको ठीक करने के लिए दोबारा से मैं कहूँगा कि आइन तो बहुत वाज़ेह है। हर पाकिस्तान के आइनी इदारे को आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना है। पाकिस्तान के अंदर हर जो है जो भी आपका मसला है उसका हल मौजूद है आइन के अंदर। अब आइन की तशरीह हम अपनी मर्जी से करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जो है हमने अपनी मर्जी से करना है। अब जितनी जल्दी हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी सियासी जमातें, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन इस बात को समझ जाएंगे तो बेहतर है। बाकी तो हालातों वाक़या तो आपने बिल्कुल सही फरमाया अपने इब्तिदाई के अंदर। हम इसी तरह की लड़ाइयों में रहेंगे तो उसके बाद हालात देख रहे हैं क्या है। आपके पास सिर्फ जो है $9 अरब के रिजर्व हैं और अर्ली 90s में सदी साहब ये अपने अवाम को जरूर बताने की जरूरत है कि इंडिया के हम बराबर खड़े थे और आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं वो 700 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। जी जी 700 बिलियन का आप फिगर कोट करें और साथ में 9 बिलियन का। हाँ। तो फिर हम कहते हैं मुकाबला हमने वो क्या कहते हैं कि सारी दुनिया के साथ करना है। वो पंजाबी में कहते हैं पल्ले नहीं तेला से कर दी मेला मेला। अब यही हालातों वाक़यात हैं, अब करते रहे। तो खबर वैसे ये जो बातें इतने बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें दोबारा से और इसके बगैर हल नहीं है, लेकिन जो यहाँ आवाम के मसाइल हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, जो टैक्स लगाए गए, इन पर जो डिबेट हुई, आपको लग रहा है कि वो ऐसी थी डिबेट जिससे आवाम की कोई दादरसी है, कोई आवाम की आवाज़ उठाई जा रही है, उनके आवाम की नब्ज़ पे किसी का हाथ है? सदर देखिए आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। बुनियादी तौर पर वो जवाब क्या है? देखें अगर तो कोई सियासी जमात जेन्युइनली एक जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए जो इख्तियार के अंदर आएगी तो वो काम करेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर किस जमात से है, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर किस जमात से है। यहाँ पे सेनेटर्स जो है वो बिल्कुल आज़ाद जो नॉमिनेशन होती है और उनको पॉलिटिकल पार्टीज वोट करना शुरू कर देते हैं। तो सारे प्रोसेस के अंदर बड़ी शदीद किस्म की जो है गलतियाँ हैं। जिस दिन आपके मुल्क के अंदर एक सही मानों के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी उस दिन आप देखिएगा हालात बेहतर हो जाएंगे। और जब तक ये प्रोसेस ठीक नहीं होगा मेरी नाक़िस राय में मैं नहीं समझदा कि हम बेहतरीन एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि उसको ठीक करें। देखें आप फर्ज करें एक जगह के ऊपर बैठे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पे अगर आप एक अपने किसी बड़े को जिम्मेदारी देते हैं कि भैया ये ठीक करें, तो फिर जो जिम्मेदारी देते हैं वो उसके जो है अच्छे बुरे फैसले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे तो ये मामला ही नहीं है, तो ठीक है इसको सबको ठीक करने की वी गॉट योर पॉइंट कि जब तक ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती, जब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस तरह का दोबारा मुतालबा से रखा जाए, क्योंकि फिर बाद में यही मुतालबात सामने आने के जी दोबारा कराएं जी दोबारा कराएं। बहुत शुक्रिया खबर घुमन फॉर बीइंग विद अस। और दूसरा ये कि बड़ा एक ब्लैटेंट रिगार्ड है कि आप ये सोचिए कि मुल्क की मईशत किस समत में जा रही है, बजाय इस वक्त के इस वक्त कश्ती को मझधार से निकालें। आवाम की बात करें कि जिस तरह उन पर टैक्स का बोझ आ गया है, मजीद महंगाई का एक तूफान आने को तैयार है, तो हम चाहते हैं उस पर मजीद बात की जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। और हैदराबाद में एक अपनी नौयत का बड़ा ही अजीब और गरीब वाक़या पेश आया, जिसमें एक खातून के साथ जो उसके फैमिली ने किया वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये हैदराबाद का इलाका है लतीफ़ाबाद। जायदाद का तनाज़ा था। इस तनाज़े पर माँ बेटी को कमरे में कैद करके दीवार में चुनवा दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि पता नहीं किसने ये प्लानिंग की और उनको क्या लगा कि प्लानिंग किस तरह कामयाब होगी, लेकिन दिस इज समथिंग लाइक व्हिच इज वेरी डेंजरस। इस नौयत का ये वाकया पेश आना और इस तरह के जिंदा किसी को दीवार में हैरान हूँ कि एक कमरे में उन्हें बंद करके फिर दीवार वहाँ पर चुनवा देना। और आप सोचिए कि खुदा का शुक्र है कि उन्हें ज़िंदा बचा लिया गया। ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, फिर लोगों ने वहाँ पर जाकर मदद की और फिर मुकदमा भी इस पर दर्ज हुआ। लेकिन बाकायदा तौर पर कमरे की दीवार चुनवाई गई और वहाँ पर दीवार चुनवा कर वहाँ पर प्लस्तर भी कर दिया गया। और ये फैमिली का एक तनाज़ा था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फरीद लाखों से पूछ लेते हैं कि खातून और उसके देवर के दरमियान जो मिल्कियत है जायदाद की, उस पर तनाज़ा चल रहा। तो कौन हमारे फरीद लाखों हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, ये समझ से बालातर है, ये कैसे हुआ, क्या ये वाक़या है, किसने लोगों को वहाँ पर इत्तला दी बाहर आके जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच सकी? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद का इलाका है लतीफ़ाबाद 5 नंबर, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। एक बेवा खातून है तस्लीम जहाँ और उसकी 14 साल बेटी थी दुआ, जिसको अपने देवर ने मिल्कियत की लालच में कैद करके दीवार चुनवा दी। उनको जिंदा ही मारने की एक कोशिश की, घिनौनी कोशिश की, जिसके बाद वो जो इतला पड़ोस में आवाज़ें आई जब चिल्लाने की अंदर से घर से, तो पड़ोस वालों ने पुलिस को इतला दी। फिर वहाँ पे एक यूसी चेयरमैन था, वो पहुंचा और उसने पुलिस के साथ मिलके वो जो दीवार चुनवाई गई थी दरवाजे के आगे, उसको तोड़वा कर फिर ये जो माँ बेटी थी उनको बाहर निकाला है। तकरीबन 12 घंटे जो है इस गर्मी की सख्त गर्मी में वो माँ बेटी अंदर रहीं और उसके बाद जो है जो इलाका मकीन थे गर्मी। मुझे ये बताएं जाम फरीद कि क्या वहाँ पर कमरे में कोई इसके अलावा रोशनदान, कोई खिड़की, कितनी जगह थी जहाँ पर उन्हें कैद किया गया? क्योंकि ये सिर्फ गर्मी का मामला नहीं है, ये तो भाई सांस रुक सकती थी उनकी, दम घुटने से उनकी मौत हो सकती थी। जी बिल्कुल, ये 10 बाय 8 का एक कमरा था जहाँ पे इनको बंद कर दिया गया था। अच्छा। और जब उनको निकाला गया है बाहर, तो वो बिल्कुल उनकी हालत ज़ात थी और वो फौरी तौर उनको जो इलाका मकीन थे उन्होंने उनकी जो पानी पिलाया। तो ये मुल्जिमान जो हैं इसमें देवर शामिल है, सुना है देवर के बच्चे भी हैं, तो ये कितने बड़े हैं? अब क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने हिरासत में तो लिया है, दफात क्या लगाई गई हैं? देखिए, जो मरकजी मुलज़िम है सुहेल, जो उनके देवर हैं तस्लीम बीबी के, जिसका नाम सुहेल है, तो वो अभी तक फरार है। जबकि जो सुहेल का साला है वसीम राजपूत, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वसीम राजपूत से भी हमारी बात हुई थी, तो वसीम राजपूत का कहना है कि उनकी जो बहन है सायरा, जो कि मुलज़िम सुहेल की बीवी है, वो इस घर को बेचना चाहती थी और इस घर के कागजात उनके पास हैं। तो मोहसन नामी कोई शख्स है जिससे 1 लाख रुपया एडवांस भी लिया गया है और तभी ये झगड़ा शुरू हुआ तो भाभी और देवर के बीच में। उस पर ही ये माँ बेटी को दोनों को कैद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो मरकजी मुलज़िम है सुहेल, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। कल जो है इतवार का दिन था, तो ड्यूटी जज थी, तो जो गिरफ्तार मुलज़िम था वसीम, उसको कोर्ट में पेश किया गया और 1 दिन की तफ्तीशी रिमांड पे उसको पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि आज फिर हायरिंग है। तो इसमें मजीद जो कोर्ट का फैसला आया गया तो मजीद पता चलेगा। ठीक है, हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे जाम फरीद लाखू, बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखें, आज के ज़माने में भी जायदाद के तनाज़े पे इस तरह के हमें अजीब व गरीब वाक़यात सुनने में आते हैं, जबकि आपके अपने ही रिश्तेदार, आपका अपना ही खून जो है वो आपकी जान के दर पे आ जाता है। और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि जहाँ पर आप सोचें कि ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि एक पल का नहीं पता कि आप अभी हैं या नहीं हैं, सांस का कोई भरोसा नहीं है, और ऐसे में इंसान इतना लालच और इतना सफाक कैसे हो सकता है। बहरहाल
जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जून जुलाई वो महीने होते हैं जो बच्चों के लिए बड़े आइडियल इस एतबार से होते हैं कि उसमें उनकी छुट्टियां होती हैं और वो छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए डिफरेंट लेकिन अब मुझे बच्चों पे तरस आ रहा है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो उनकी छुट्टियां तो हो गई हैं खराब, लेकिन बहरहाल अगर वो इन छुट्टियों में स्कूल जाते तो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होती। पता चलता है स्कूल में भी लाइट नहीं है, फीस में वो सारे पैसे आपसे ले रहे होते हैं, जनरेटर के पैसे भी ले रहे होते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती। लेकिन बहरहाल आप क्या कर सकते हैं कि न सिर्फ ये कि बच्चों को खेल कूद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट इलाकों में उनको लेके जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ IT स्किल्स या मुख्तलिफ स्किल्स उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में रहीम यार खान में क्या हो रहा है, किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं बच्चों के लिए, बिलाल हबीब रिपोर्ट कर। गर्मी की छुट्टियों में रहीम यार खान के बच्चे मुख्तलिफ IT स्किल्स सीखकर खुद को हुनरमंद बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर स्किल्स सीखने की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ गया है। आई एम लर्निंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, व्लॉगिंग एंड क्रिएशन। मैं कैनवा सीख रही हूँ। छुट्टियों में वैसे ही टाइम ज़ाया करूँगा तो मैं क्यों ना कोई एकेडमी ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को बढ़ाता हूँ। मारूफ IT एक्सपर्ट असबर अली का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों में IT स्किल्स सीखने का बेहतरीन मौका है। गर्मियों की छुट्टियों में हमारे बच्चे फ्री होते हैं सुबह से शाम तक, तो ये सबसे अच्छा मौका है उनको कोई क्रिएटिव स्किल्स सिखाने का। ये वो वाहिद टाइम होता है जिसमें आप उनको उस स्किल्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वालिदैन का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों में वक्त ज़ाया करने की बजाय IT स्किल्स सीख लेना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर बच्चे वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हैं और डिफरेंट IT स्किल्स भी यहाँ पर सीख रहे हैं बच्चे। IT का दौर है तो हमने बच्चों को IT स्किल्स सिखाने के लिए डिफरेंट IT कोर्सेज प्लान किए। मुस्तकबिल के इन मेहमारों का IT का हुनर सीखना इनके आने वाली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेगा। आज के इस मॉडर्न दौर में IT स्किल्स सीखना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन राना इशफाक के साथ बिलाल हबीब, ARY न्यूज़, रहीम यार खान। तो ये तो बात हो गई। अब एक महीना तो गुजर गया। कराची में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, बाकी शहरों में आई हर्ट लाहौर में 3 महीने की छुट्टी होती है, लेकिन आधी छुट्टियां बच्चों की गुजर गई हैं। तो अगर अभी भी कुछ बच्चे जिन्होंने समर कैंप्स नहीं ज्वाइन किया उनके लिए अभी भी टाइम है, इट्स नेवर टू लेट। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस सीखने के लिए आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई IT का कोर्स कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो सीख सकते हैं। तो ज़रा हम जानेंगे आजकल बच्चों के पास ऑप्शंस क्या हैं और कितनी उनको इस बारे में कहते हैं ना अवेयरनेस अवेलेबल है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मैनेजर AI एंड रोबोटिक्स समर कैंप सैयद तुफैल शाह। तुफैल शाह साहब, थैंक यू सो मच। ज़रा हमें बताइएगा कि एक वो ज़माना था जब हम छोटे थे, उस वक्त समर कैंप्स लगते थे, आजकल के बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? एक महीना गुजर गया, अब एक महीना बाकी है। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कराची और सिंध। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जो हमारा समर कैंप है, 2 साल पहले इसका इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में लिया गया, कोलैबोरेशन विद iVision लैब। इसको जो हेड कर रहे हैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम खुर्शीद साहब, जो कि कोर साइंटिस्ट भी हैं, जो iCube कमर सैटेलाइट मिशन पाकिस्तान से चांद पर भेजा गया था। क्या बात है। तो हमारे समर कैंप में जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यंग माइंड सेट है, जो टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में यूज़ कर रहा है, उसके बैक एंड पे टेक्नोलॉजी वर्क किस तरह से कर रही है, उसका आइडिया दिया जा रहा है। क्योंकि ये यंग माइंडसेट जब फ्यूचर में पाकिस्तान को लीड करेंगे तो वो उसमें इन्वेशन ला सकें। तो उसमें उनके बहुत सारी प्रोग्रामिंग स्किल्स, लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसे उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, किस किस तर्ज के कोर्सेज हैं? अच्छा, वैसे तो समर कैंप्स पे से अब भरोसा उठ गया है नॉर्मली जो स्कूल्स वगैरह में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब ज़्यादा ग्लैमर ज़्यादा दिखाई देता है, अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं होता। ये डिफरेंट किस तरह से, और इज़ इट अफोर्डेबल फॉर द पेरेंट्स? नॉर्मल समर कैंप्स में क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अलावा गेम्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमने समर कैंप को कुछ इस तरह से मोल्ड किया है कि हमने इसमें प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया। उन फ़न एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो प्रोग्रामिंग के स्किल्स सीखते हैं जिससे उनकी लॉजिक बिल्डिंग होती है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग बच्चों को सिखाई जाती है, उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज़ होते हैं, इनोवेशन सीखते हैं, क्रिएटिविटी सीखते हैं, जिसकी बेस पे उनकी ये स्किल्स इम्प्रूव होती हैं।
इसके साथ साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा जो AI के इंजीनियर्स और मेंटोर अवेलेबल होते हैं, इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है रोबोटिक किट्स की, इसको असेंबल किस तरह से किया जाता है और वर्किंग किस तरह से करती हैं। अच्छा, तो फिर मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि भाई हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक फैक्टर ये भी है। दूसरा, बच्चों को भी थोड़ा सा ये होता है, अब हमने इतनी पढ़ाई की है, सुकून मिला है, तो अभी भी हम समर कैंप जाएं, तो इसमें ऐसा क्या अट्रैक्शन है पेरेंट्स के लिए भी फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू और बच्चों के लिए भी कि भाई हम कुछ जाके सीखेंगे भी और हम कुछ फ़न भी करेंगे, सो वो क्या है? अच्छा, जो हमने ये तरतीब दी है समर कैंप, ये अफोर्डेबल है पेरेंट्स के लिए। मिनिमम से चार्जेस हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लाइक 1 वीक का सेशन है प्रॉपर, उसमें जो ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है उसमें 10,000 रुपीज़ चार्जेस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है IST की वेबसाइट पे और फेसबुक पे यानी अवेलेबल है, उसको आसानी से जो है ना रीच आउट किया जा सकता है। डिफरेंस अगर बताया जाए डिफरेंस ये है कि उनको प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है रोबोटिक्स का। लाइक अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरे पास ये रोबोटिक किट अवेलेबल है, बच्चे खुद मेंटोर उनके साथ अवेलेबल होता है, इसको असेंबल करते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और मेंटर उनको कोडिंग करवाता है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें मोटर्स लगी हुई हैं। ठीक है, वो जो सिग्नल हैं कैच करने के बाद वो जो मिनी प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, उसको हम ये कोड बताते हैं कि किस टाइम पे कौन सी मूवमेंट इसने करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके बच्चे सीख रहे होते हैं और एट द एंड लाइक हम एक 1 वीक सेशन के बाद इनकी जो है इन रोबोटिक्स की इनकी रोबो रेस होती है, रोबो वार्स होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको घर लेके जाते हैं, बड़ा क्रिएटिव बनाते हैं, लाइक अपनी तरफ से उसकी डिज़ाइनिंग करके आते हैं और बड़ा उनके लिए एक स्पॉट प्रोड्यूस करने वाला एक मूवमेंट होता है। क्या बात है। ऑल राइट, यानी कि एक हफ्ते का जो हुआ वो तकरीबन 10,000, तो मंथली अगर कोई जुलाई का पूरा महीना जाना चाहे तो सम्स अप अराउंड 40,000 रुपीज़ if I'm not mistaken। नहीं, इस यानी ये डिज़ाइन ही जस्ट इस तरह से 1 वीक किया गया है कि जो हमारा आने वाला बच्चा है वो बोर भी ना हो और वो एक्टिव रहे और सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, लाइक उसके लिए बर्डन ही ना हो। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया कि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं उसका एनवायरनमेंट भी बच्चे देखें तो उनको और ज़्यादा जो है स्पार्क मिलेगा और ज़्यादा मोटिवेट होंगे उसके लिए कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच तुफैल। और ज़ाहिर है मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि ये सिर्फ इसलिए भी अच्छा है कि बच्चों का जो है ना एक एक्सपोजर बढ़ेगा और उन्हें ये आइडिया होगा कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कोई कोर्स करके उन्हें आइडिया हो कि वो IT की तरफ जाना चाहते हैं, वाकई बड़ा मैटर करता है। वरना अपने स्कूल में वो एक महदूद कोर्सेज टेक्स्ट बुक तक महदूद रहेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और उन्हें पता चलेगा कि मेरा ये दोस्त ये कर रहा है, मेरा फला दोस्त वो कर रहा है। सो उनका एक कहते हैं ना अपनी क्रिएटिव थिंकिंग आगे बढ़ेगी। चलें जी, आई होप कि इसके ऊपर मज़ीद डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाएँ ताकि मज़ीद ही अफोर्डेबल सके। ब्रेक लेते हैं। चलें जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और बकरीद गुजर गई है, लेकिन लोगों ने जो अपने घरों में डीप फ्रीज़र में गोश्त को स्टोर करके रखा हुआ है और वो गोश्त रोज़ाना की बुनियाद पे पक रहा है, कोई और डिश नहीं बन रही, गोश्त का आइटम बन रहा है, तो अब ऐसे में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे दांतों से रिलेटेड बड़े मसाइल। क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ वैसे ही जो हमारी डेंटल हाइजीन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब ये बड़ा टॉपिक हो चुका है और हम काफ़ी इस पर अवेयरनेस इस एतबार से क्रिएट करते हैं कि हमें बात करनी होती है ओरल हाइजीन की, यानी कि दांत जिसमें शामिल हैं, आपके मसूड़े शामिल हैं, आपके जो वॉल्स हैं अंदर वो शामिल हैं, आपकी ज़ुबान जिसमें शामिल है, इन सब का आपको ख्याल करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल हालात में भी बहुत से लोग नहीं करते। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप गोश्त वगैरह तवातुर से खा रहे होते हैं और फ्लॉसिंग या दांत साफ़ करना प्रॉपर्ली आप नहीं करते और गोश्त कच्चा पक्का हर तरह का खा रहे होते हैं, तो उससे मुसलसल आपके मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो उनके तदारुक के लिए हमने एक बार फिर से सेगमेंट तरतीब दिया है और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर अली हुसैन। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू अगेन। तो हमने सही नक्शा खींचा है, यही मसाइल है। वैसे आ रहे हैं पेशेंट इस इशू को पेशेंट मैं आज आया हूँ, वेकेशंस पे था और मैंने आज जैसे बताया आपको मैं चित्राल में अपर चित्राल में अपने घर पे था और मैंने बकरा ईद का बड़ा, क्योंकि मेरी पहली बकरा ईद थी उधर, वरना हम लोग जून वगैरह में कम ही जाते हैं, अलग डायनेमिक्स देखे वहाँ के लोगों में। क्योंकि हमारे यहाँ पर जोर ये किया जाता है कि गोश्त को फ्रिज में 2-2 महीने 3-3 महीने तक स्टोर करें और उसको चलाते रहें और 3 महीने तक अपने मुंह की हालत को ख़राब करते रहें। वहाँ पर एक चीज़ एडिशनल मैंने देखी कि वहाँ पर इस गोश्त के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं
अच्छा, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब उसका फ़ायदा ये है कि जब मैंने इसको स्टडी किया और वहाँ की डेंटल हाइजीन को कंपेयर किया यहाँ की डेंटल हाइजीन से, स्पेशली ड्यूरिंग दिस ईट टाइम, तो वहाँ पर ये जो एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इसमें होता है कैल्शियम, इसमें होता है विटामिन B6, इसमें होता है फास्फोरस, मैग्नीशियम। अब ये तमाम चीज़ें दांत की जो ऊपरी सतह है जिसको एनामल कहते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। तो हम जो यहाँ पर ये समझ के गोश्त खा रहे हैं कि ये आखिरी ज़िंदगी का गोश्त है, अगले ईद में हम नहीं होंगे या वो बकरा नहीं होगा या वो गाय नहीं होगी, तो उनके लिए ये है कि अगर इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी जाएँ, वेजिटेबल्स ऐड कर दिए जाएँ और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम हो। हर बारबेक्यू पार्टी के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक रखी जाती है जो कि एसिडिक है और तेज़ाब मुंह के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुंह का pH तकरीबन 6.8 होता है, जिसको अगर हम एसिडिक ड्रिंक्स लेते हैं तो वो और कम होता चले जाता है। और जब तेज़ाब को संगमरमर पे फेंका जाता है तो फिर क्या होगा कि वो गलना शुरू होता है। जब गलना शुरू होता है तो जो ताकत है संगमरमर की वो कमज़ोर होना शुरू होती है। और कोई भी जरासीम, एक तो छुपे हुए जरासीम, अपने जरासीम हमारे बहुत हैं मुंह में, 700 कॉलोनियाँ हैं मुंह में, तो वो एक्टिव हो जाती हैं और जब वो एक्टिव होती हैं तो वो खाना शुरू करती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि वो जो दांत के ऊपर एक लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं जिसको हम आप समझ लें कि वो जो एक वैली की तरह लाइन बनती है, जो कैविटी बनती है, अच्छा, जिसको हम इग्नोर करते हैं और उसके बाद वो अक्सर आगे बेशतर ये भी होता है, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि जी हमारे जो फ्रंट टीथ हैं वो तो बड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन हमारी स्पेशली जो दाढ़ें हैं वो उतनी साफ नहीं होती। उस पर समटाइम्स यू नो स्पॉट्स ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखें तो ऐसा क्यों होता है, चाहे वो प्रॉपर तरीके से ब्रश भी कर, उसका मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखें हमारे कंप्रेसिव फोर्सेस जो दांतों की जब हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, स्पेशली हार्ड चीज़ है। फॉर एग्जांपल ईद में जैसे हम बोनी स्पीकल्स जो गोश्त के साथ आते हैं वो जब हम तो वहाँ पर जो वैलीज़ हैं, जो छोटी छोटी बीच में जगहें होती हैं दांत के ऊपर ऊपरी सतह पर, वो खुलना शुरू होती हैं। और जब वो खुलना शुरू होती हैं तो वहाँ पर फिर जो कलर्ड चीज़ें हम पीते हैं या खाते हैं वो अंदर जाके रहना शुरू कर देती है। और हमारा जो साइकी है, ह्यूमन की साइकी है, वो जो दांत नजर आ रहे होते हैं सामने की सतह, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। भी कलर चीज़ों में हमारे पास एक तो टाइम की कमी है, टाइम की भी कमी है कि हमने ब्रश बस सामने के एरिया में करना है, पीछे कौन देखता है। ऐसा ही है, अगर हम 4 से 5 मिनट प्रॉपर ब्रशिंग करें 2 टाइम, 4 से 5 मिनट, यस सर, और खुदा ना उस वक्त पानी खोल के ना रखिएगा तो यस एग्जैक्टली, तो 4 से 5 मिनट यहाँ तक कि हम आदत करवाने के लिए पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि एक गाना लगा दें आप, गाना स्टार्ट हो ब्रशिंग शुरू करें, गाना एंड हो तो ब्रशिंग खत्म कीजिए, रिलैक्स होकर ब्रशिंग करें और कनेक्ट करें इसको अपनी मेंटल हेल्थ के साथ। यू नो इट्स एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, ताकि वो जो आप फील कर रहे हैं उसको और वो जो एक सलाइवा की एक फ्लो मेंटेन हो रहा है उसको एंजॉय करें। सलाइवा एक नेचुरल माउथ वॉश होता है जो कि जरासीम को वॉश करता है, तो आपने उसको एंजॉय करना है ब्रशिंग। और फ्लॉसिंग के बारे में, फ्लॉसिंग के बारे में डेफिनेटली देखें, फ्लॉसिंग और टूथपिक का मैं आपको थोड़ा सा, और एक वाटर पिक आता है जो हम लोग पता नहीं यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं यहाँ पर कराची के लोग, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी जगहों पे वाटर पिक का इस्तेमाल भी देखा है जो कि एक प्रेशर से पानी देता है और वो चीज़ें कॉन्टैक्ट से निकाल देता है। कैसे? आप एक बॉटल आती है उसके ऊपर वाटर पिक लगा होता है, वाटर प्रेशर से आता है। जब प्रेशर से आता हो तो कॉन्टैक्ट से, जैसे आप डेंटिस्ट के पास अगर गए हैं तो उनके पास भी वाटर पिक होता है, उससे वो साफ़ करते हैं और वो जो गोश्त फंसा हुआ होता है, जो चीज़ें फंसी हुई होती हैं तो कॉन्टैक्ट के बीच में से निकल जाती हैं। अब आते हैं फ्लॉसिंग की तरह। फ्लॉसिंग का भी 2 से 3 मिनट का टाइम होता है। मैं फ्लॉसिंग से मुराद यहाँ टैबलेट का रैप नहीं कह रहा, मैं नाखून नहीं कह रहा। फ्लॉस का मतलब प्रॉपर फ्लॉस जो कि वैक्स्ड अनवैक्स्ड होता है। अगर वैक्स हो तो वो बेहतर है क्योंकि वो दांतों के बीच में से आराम से गुजर जाता है। आपने फ्लॉस को मसूड़े होता है, एग्जैक्टली, आपने मसूड़े तक लेके नहीं जाना फ्लॉस को, देन इट्स डेंजरस, राइट। तो वो जो प्रोटीन हमने जो लिया है बकरा ईद के दौरान, वो दांतों के बीच में अगर फंस गया तो वो हमारे मुंह के जरासीम का फेवरेट है। और फ्लॉस की साइज भी और विड्थ भी आजकल डेफिनेटली, वो जो प्लास्टिक हैंडल आजकल आ रहे हैं फ्लॉस, दे आर बेटर टू यूज, वो गाइड करते हैं हम, मोशन को गाइड करते हैं। अगर हम वो धागे की तरफ जाते हैं तो उसके लिए फिर आपकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी जेंटल। एग्रेशन हमने काम पे निकालना है, फ्लॉसिंग के दौरान नहीं निकालना। सो फ्लॉसिंग हैज टू बी वेरी जेंटल। चलें जी, वक्त मुख्तसर, लेकिन उस मुख्तसर वक्त में अली आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये ओवरऑल जी डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन का ख्याल रखें बिल्कुल। और आपने 4 से 5 मिनट जी ब्रश करना है आराम से, लेकिन पानी ज़ाया नहीं करना है, नल जो है ना बंद करके रखिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये जो मौसम के नाम पर हमारे साथ थोड़ा सा धोखा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी, कुदरत का निज़ाम। हम सोच रहे थे कि होगी बरसात, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जुलाई शुरू हुआ है, अभी से लेकिन आप बरसात फ्राइडे से पहले भी कहा जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा सच नहीं हुई। हल्की दूसरे दिन फुल्की भी कहा जा रहा था। लेकिन अब क्या करें, अब हमें रिलाई करना पड़ेगा जो मॉनसून का जो सिस्टम है। कहा जा रहा है कि समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं, और उसके बाद ये है, एक तो यह है कि हीट वेव का ज़ोर उससे टूटेगा, दूसरा यह है कि कहा जा रहा है कि बरसात हो सकती है। एक तो मतलब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि चलें बारिश बिल्कुल ना होना गैर मुनासिब है, हल्की फुल्की चलती रहे तो हमें तो वी डोंट माइंड दैट। आपको याद है लास्ट ईयर मौसम जो है 2 से 3 महीने अबर आलूद रहा टोटली, तो उसमें ये था कि थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर था, गर्मी की वो शिद्दत महसूस नहीं होती थी। अच्छा, अब पारा 37 पर है, लेकिन वो जो फील्स लाइक है वो फिर 44 और 46 सेंटीग्रेड तक पहुंच गए। हम कराची शहर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब गर्म हवा चलती है, अगर हवा चल भी रही है वो गर्म है या हब्स का माहौल है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और लोगों का कहते हैं ना हाल बेहाल हो जाते हैं लोग। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ कराची बल्कि जो दीगर शहर हैं सिंध के, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी भाई बात यह है कि घरों में 2 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, एक तो किचन और दूसरा वॉशरूम। मुझे ये लगता है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो हैं वो मामूल से कुछ ज़्यादा ही होते हैं। एक तो ये है कि आप लोगों के कोई सिस्टम्स नहीं होते ऐसे वेंटिलेशन वगैरह के, वहाँ पर हवा का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता, तो वहाँ पर बड़ी परेशानी। जी, उस एतबार से यानी कि आप सोचिए, आप गुस्ल करके निकलें तो आपको ये नहीं पता कि पानी कितना इस्तेमाल हुआ और पसीना कितना निकला, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं बंदा मज़दूर की मुश्किलात। तो बहरहाल किचन में ख़वातीन जब होती हैं तो आप सोचिए कि वो भी एक तो भाई गर्मी भी है, दूसरे आप आग के आगे खड़े हुए हैं और सालन आपने भूनना है, रोटी आपने पकानी है, तो आप तो यही शेयर पढ़ती होंगी, ये कुकिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के उस वक्त तो कोई आके कुछ कहे तो दिल करता है कि वहाँ जो बेलन और चिमटा पड़ा है वो ही उठा के ना और निशाना ताक के लिए जाए। लेकिन बहरहाल जोक्स अपार्ट, हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में अगर हम बात करें और आज़ाद कश्मीर की बात करें और खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पर मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा हो गया है। खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो आप लोग तो पकौड़े भी इस वक्त एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर वाले वैसे ही कहते हैं अशफाक कि कराची वाले क्यों इतनी शिकायत कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है लाहौर में। लेकिन लाहौर की गर्मी थोड़ा चुभने वाली, ये जो ह्यूमिडिटी है ना, ये आपको तबाह कर देती है। और हमारा, मुझे ये लगता है कि मामला कुछ है भी अलग। ये जो फील्स लाइक है ना, ये एक अलग कोई बर्गर किस्म का हमारा मौसम आया, कोई अपडेटेड किस्म का मौसम आया। पहले जितना टेम्परेचर होता था उतना, अब ये जो हाई डेफिनेशन जो मौसम हमारा आ गया है ना, कि टेम्परेचर कितना है जी 30, फील्स लाइक कितना है 46, मतलब भाई ये क्या तरीका है? लेकिन लाहौर में मौसम खुशगवार है, बारिश हो रही है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा होने, कहते हैं ना, मौसम से आपके मिजाज पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। मौसम अच्छा हो आपका मिजाज भी अच्छा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो लोग कह रहे हैं जी अब हम दुआ कर रहे हैं अच्छे ठंडे दिन जल्दी जल्दी आएँ। अब जुलाई में देखते हैं हमारे लिए मौसम क्या लेकर आता है। तो ये बात तो हो गई जी पंजाब की। और बारिश हम आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा नारोवाल में 27 मिलीमीटर, लाहौर में 18, मरी 8, गड़ी दुपट्टा में 17 और रावलाकोट में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पर आप लाहौर में आप देख लें, करतबा चौक में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, फिर एयरपोर्ट में 23 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 76 मिलीमीटर, यानी कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ अंदाज से बारिश हुई। लेकिन अब ये देखें कि मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि अल्लाह ताला का देखें निज़ाम है। पाकिस्तान इस हवाले से ब्लेस्ड है कि यहाँ पर पूरे आपको मौसम देखने को मिलते हैं, और एक शहर में मौसम किस तर्ज का है, दूसरे शहर में किसी और तर्ज का, तो ये भी एक बड़ा एक ज़बरदस्त एक चीज़ है। और दूसरे जो लोग मुल्क के तोलो अर्ज़ में जा रहे हैं छुट्टियों वगैरह मनाने के लिए बच्चों को लेके, तो एक ये है उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एहतियात होकर अपना ट्रिप प्लान करके जाएं, बिल्कुल, तो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एडवाइस आपने दी। अच्छा, अब गर्म वेदर का जहां हम तोड़ आपको बहुत सारे बता रहे होते हैं कि जी कौन सा शरबत पीना चाहिए, किससे जी लस्सी पी लें, दही खा लें, लेकिन एक और चीज़ है ज़बरदस्त किस्म की, वो है आइसक्रीम। और एक हमारे यहाँ लोकली जो मिलती है उसे कहते हैं कुल्फ़ी। तो वो कुल्फ़ी भी लोगों को बड़े कहते हैं ना कुछ अच्छे लम्हात में असर कर देती है इस गर्मी के मौसम में। रोहा फातिमा हमें दिखा रही हैं कि गर्मी की शिद्दत में जब दिन में तारे दिख रहे होते हैं तो आइसक्रीम कितना रिलीफ फराम करती है। लेट्स सी।
सूरज ने आंखें दिखाई तो शहरियों ने भी गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। शहर में सूरज का पारा हाई होते ही शहरियों ने आइसक्रीम और फालूदा की दुकानों का रुख कर लिया। जिस्म को ठंडा कर देने वाले कुल्फी फालूदा की मांग भी बढ़ गई। शहरी कहते हैं गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, इसका हल आइसक्रीम ही है। कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ना हो आपके पास और चीजें वगैरह वैसे न चल रही हो सिस्टम, तो यही एक रास्ता होता है जहाँ पे अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करने का। सोडा, आइसक्रीम, यही सब चीजें रह गई और तो कुछ नहीं बचा। सख्त गर्मी में शहरियों का दिल ठंडी चीजों की जानिब मचलता है। गर्मी में जहाँ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं आइसक्रीम और कुल्फी फालूदा की मांग भी बढ़ जाती है। गर्मी का जोर कुल्फी फालूदा के बगैर तो टूट ही नहीं सकता। शहरी कहते हैं कि भाई गर्मी को सहना है तो कुल्फी फालूदा खाना ही पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। क्या बात है जी। लेकिन अगर आपने फ्रिज में लाके आइसक्रीम रखी है तो ख्याल रखें लोड शेडिंग के टाइमिंग जाओ, वरना वो आइसक्रीम पिघल जाएगी और फिर उसका आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान का रुख करते हैं, वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया है। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि अब तक इन बारिशों की वजह से ज़ाहिर है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लें, दीगर पहलू की बात कर लें, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। सो PDMA ने ज़िला आबरान में बारिशों के बाइस नदी नालों में बता दिया है कि तुग़यानी आ गई है और झुकाव का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप अंदाज़ा करें कि एक तो मौसम अजीब सा हो गया, दूसरा ये है कि बारिश जो इस तरीके से हो रही है। अब ये हो रहा है ये कि NHA के अमले ने 12 घंटे बाद हैवी मशीनरी लगाई, हैवी मशीनरी लगा के मलबा हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। ये बेसिकली लैंड स्लाइडिंग हुई थी क्वेटा डेरा इस्माइल खान रोड N70 योब और धानासर के मकाम पर। अच्छा, लैंड स्लाइडिंग की वजह से हुआ क्या था कि बलूचिस्तान का KP से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ था। तो ये बड़ा कंसर्निंग चीज़ ऐसी बारिश के औक़ात में या कोई किसी भी कुदरती आफत की सूरत में ये होता है कि जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है। और फिर आप इमेजिन कीजिए कि जब हम आपको ये बताते हैं ना, तो इसमें बरसात का या किसी और चीज़ का या वेदर फिनोमेना का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो नुकसानात हुए इस वजह से हुए हैं कि ये मकानात यहाँ पर कच्चे थे। ये जो जिस हिसाब से ये हमारे भाई अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने बनाया, और उस हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट इस एतबार से किया करे ताकि बेहतर घर बन सकें, ताकि वो सैलाब की नज़र या बारिश की सूरत में कम से कम मुतासिर हो। सैलाब तो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को भा ले जाता है, लेकिन बारिश से कम घर ना टूटे किसी का। बिल्कुल। और अभी तो आगाज़ है मानसून बारिशों का, तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक रहम कर फरमाए। अच्छा जी, अब ज़रा क्योंकि ये जो पूरा ख़ित्ता है यहाँ पर ही हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत गर्मी है। तो अब हम ज़रा पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, भारत की। वहाँ पर जो बारिश हुई है, मुसलसल बारिश हुई है, 88 साल यानी कि 88 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिशों ने, और एक दिन में पूरे महीने की बारिश बरस गई है। तो भारतीय जो महकमा मौसमियात है वो ये बता रहा है कि 2.5 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। और जाहिर है इन बारिशों की वजह से सब कुछ दरहम बरहम हो गया, निज़ाम, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करें। मनाजिर ये आपको नई दिल्ली के हम दिखा रहे हैं। बहरहाल ये जो 2.5 है ना, ये जो लिखा गया है ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि 250 मिलीमीटर हो गया, वरना 2.5 मिलीमीटर तो कराची में रिकॉर्ड ना टूटता। लेकिन बहरहाल बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, नदी नालों का मंजर सड़कें पेश करने लगी, अंडर पासेस डूब गए हैं। शदीद बारिश के बायस जिस तरह से सदफ भी अभी बता रहे थे कि तबाही बेहद हुई, और आप ये देखिए कि हादसात में 11 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। और फिर नई दिल्ली के मरकज़ी हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल में से एक की छत भी गिर गई। ये भी हमने सोशल मीडिया पे देखा था, और एक शख्स में हलाकत भी हुई थी। और फिर नई दिल्ली में 28 जून से शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। तो आप ये देखें ज़रा कि ओवरऑल ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये जो काफ़ी परेशान कुन है सदफ। परेशान कुन है, लेकिन कुछ इस हवाले से अच्छी खबरें भी हैं, और वो ये हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर है, जो आने वाली जनरेशन को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, वो एक तो हमारी इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उस हवाले से, दूसरा ये कहा जाता है कि जी पानी ऐसा मसला है जिस पर अगर जंग हुई तो वो तीसरी जंग अजीम अगर हुई तो पानी की मसला होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी भी साथ साथ आगे बढ़ रही है और तेज़ी से तरक्की भी कर रही है। तो अब साइंसदानों ने एक ऐसी डिवाइस बना ली है
जो हवा से पानी बनाने की सलाहियत रखती है। अच्छा। अब क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी ज़मीन के माहौल से खरबों लीटर पानी हासिल करके साफ पानी की बढ़ती आलमी तलब को पूरा करने में, अच्छा आलमी में डिबेटेबल है क्योंकि जो ज़्यादा कहते हैं ना, जिनके पास रिसोर्सेज होंगी, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो मुल्क अपनी ज़रूरत तो शायद पहले पूरा करेंगे, बाकी मुल्क जो है जैसे कि हम इमदाद मांगते हैं इसी तरह हम उनसे शायद पानी भी मांगे। दुनिया में जंगें किस एतबार से किस लिए होती हैं और आगे किस पे होंगी? वो पानी पे, जिसके पास ज़्यादा पावर है, माइट इज राइट। और दूसरा ये है कि पानी पे इसलिए होंगे कि पानी जिंदगी है। पानी के बगैर दुनिया में या कहीं पर भी जो ज़िंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। और पानी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इससे पानी को प्रिजर्व किया जाएगा। और हम वैसे ही बात करते हैं कि हमारे यहाँ तो ये हाल है कि न जाने कितने 130 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो गालिबन जाके समंदर में गिरता है। इतना पानी भी गिरना ठीक नहीं है। हमारे पास वैसे ही जो है वो डैम्स वगैरह नहीं है कि जो पानी को स्टोर कर सकें, जो कि पानी हमारे पास अवेलेबल भी है। उसको हम कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं। और दुनिया में इतना सोचा जा रहा है, और ये कि आप हवा से, और हवा में जो नमी होती है उससे आप सोचे ये डिवाइस क्या का। अच्छा, जो इस पर तहकीक कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़मीनी माहौल में 13,000 खरब ताज़ा पानी मौजूद है, जिसको मौजूदा पानी माए पानी की सप्लाई पर इन्हिसार किए बगैर इकट्ठा किया जा सकेगा। और तकरीबन ये दुनिया की 2/3 आबादी इस वक्त पानी की किल्लत का शिकार। अब ये ना बताएं सबको, एक तो सारी खबरें आप दे देती हैं उठा के, अब इस पे भी टैक्स लग जाएगा कि ये जो आप अपने सहन में बैठे हुए हैं, वो ज़ेबेरे ज़मीन से पानी निकल रहा है, आपने सहन में बैठ के सांस लेते हुए आपने पानी खींच लिया। आप क्या समझ रहे हैं, जो इस डिवाइस के थ्रू पानी बनाया जाएगा या सप्लाई किया जाएगा, उस पर पैसे चार्ज नहीं करेंगे, मुफ्त में देंगे? तो यहाँ पर तो दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ कहेंगे आपने सांस के जरिए कशीद कर लिया पानी। बहरहाल खैर। अच्छा जी, रावला कोर्ट से खबर दे रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज़ ये दहशतगर्दी में मुलव्वस मुल्ज़मान समेत 19 कैदी वहाँ से जेल से फ़रार हुए थे। ये डिस्ट्रिक्ट जेल है रावला कोट की, और पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक कैदी मारा भी गया था। एसएसपी रावला कोट ने इस मुतालिक कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल रावला कोट के अमले को गिरफ्तार किया गया है। रावला कोट पुलिस ने जेल का इंतजाम संभाल लिया है, और मफरूर मुल्ज़मान में इंतहाई ख़तरनाक कैदी भी हैं। अच्छा, जेल की कमज़ोर सिक्योरिटी पर 30 मई को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट को ख़त भी लिखा गया था, और रजिस्ट्रार के नाम 1 माह पहले का मकतूब भी सामने आ गया है, और ख़त में दहशतगर्दी के मुकदमात में मतूब 3 मुल्ज़मान का जिक्र भी किया गया है। ये जो मुल्ज़मान है बड़ी वारदातों में, दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस 19 खतरनाक मुल्ज़मान फरार हो गए। अब देखते हैं पुलिस ने इस पर किया क्या है, क्या इरादे हैं। राशिद नज़ीर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताइएगा ये हुआ कैसे, दूसरे अब पुलिस का प्लान क्या है नेक्स्ट? जी सर, बिल्कुल कल यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जेल से रावला कोट की, वहाँ पे जो 19 कैदी थे वो यहाँ से भागे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कैदी थे उन्होंने असले की जोर पे जो है वहाँ पे जो उन्होंने काम थे, जो सिक्योरिटी के काम थे, उनको जो माल बनाया, उनसे गेट खुलवाया, और उसके बाद वो भागे। जिसके जो पर जो सिक्योरिटी थी वहाँ पे मामूर जेल की, उन्होंने भी फायरिंग की कैदियों पे, जिसमें एक कैदी जो है तो वहाँ पे मौके पे ही हलाक हो गया था। जो बाकी कैदी थे उनमें जो मेन रोल था जिस कैदी का, वो गाजी शहजाद के नाम से कैदी जहाँ पे कैद था, जिसके बारे में पहले हाई कोर्ट को एक लेटर भी लिखा गया था कि ये इंतहाई खतरनाक कैदी और वो दहशतगर्दी के बाद में यहाँ पे कैद था। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये जो जेल है जहाँ पे इससे उसको शिफ्ट किया जाए, उसके लिए हुकूमत की मंजूरी न होने की वजह से वो शिफ्ट नहीं किया गया। जो बात किया वो उसकी वजह से कहा जा रहा है कि उसके हाथ में पिस्टल था, और उसने जो जी राशिद हमें नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो ये जो एक बड़ा कहते हैं ना, पुलिस को अब देखना होगा कि इस पर मज़ीद क्या काम किया जा सकता है। अब ये बताया जा रहा है जी कि जी राशिद आप बता रहे थे कि अब पुलिस क्या कर रही है? जी, पुलिस ने रात को मुख्तलिफ मकामात पर वो जो रेड किए हैं, वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी कैदी की जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं आ सकी है। जो एसएसपी हैं वो कह रहे हैं कि हमने रात को मुख्तलिफ बाकी जगहों से भी जो पुलिस तफरी है उसको मंगवाया। जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जो पोस्ट भी हैं, जिसमें रावला कोट, बुलंदरी है और यहाँ पे बाग है और कोटा है, उन चारों जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो नाकाबंदी कर दी गई है। जो ज़्यादातर दाखिली रास्ते वहाँ पे भी सिक्योरिटी तैनात की गई है, लेकिन जो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं उस पर भी छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो
कोई कैदी है वो नहीं गिरफ्तार हो सके। अलबत्ता जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसने फौरी तौर पर जो IT जेल खानाजात थे उनको मुअत्तल कर दिया। फिर जिस दौर की मामूर थी जेल पे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 7 जो एहलकार थी और जो जेल सुप्रीडेंट थे उनको भी मुअत्तल कर लिया। जो फौरी तौर पर उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है जब कोई जुडिशल कमीशन के लिए उन्होंने आज़ाद कश्मीर जो हाई कोर्ट चलें जी, लिखा है। आपने हमें आगाह किया जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। और ये बेसिकली बड़ा एक कंसर्निंग मैटर था जिसके हवाले से हमें आगाह करे थे हमारे नुमाइंदे। और सिलसिला ये है कि जब एक मामले पर आगाह कर दिया गया था और फिर आप ये देखें कि 20 कैदी अमले को यरगमाल बनाकर निकल गए, पुलिस मुकाबला हुआ, एक कैदी उसमें मारा भी गया, 19 लेकिन फ़रार हो गए। इसमें इंतहाई ख़तरनाक कैदी भी हैं। फिर मकतूब भी सामने आ गया, ख़त सामने आ गया जो कि रजिस्ट्रार के नाम पर था और महकमा दाखिला की जानिब से ये ख़त लिखा गया था जेल की कमज़ोर सिक्योरिटी से मुतालिक। और फिर इनमें 3 मुल्ज़मान का हवाला दिया गया था जिनमें गाजी शहजाद, मोहम्मद अयास और तैमूर मुमताज़। इनको किसी और जेल में मुंतकिल करने का कहा गया था और ये बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर यह निशानदेही की गई थी कि इमारत बोसीदा और पुरानी है, कोई हिफाजती दीवार भी नहीं है, ये जेल दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान को रखने के काबिल नहीं है। ये भी मेंशन किया गया था कि ये मुल्ज़मान शातिर, ख़तरनाक और ज़हीन हैं जो भागने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं और वैसा ही हुआ। बिल्कुल, देखते हैं जी इसमें मज़ीद फॉलोअप क्या होता है। एक अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। रावलपिंडी का इलाका है, चकलाला स्कीम 3 में मोबाइल कंपनी के टावर में आग लग गई है और आग के बायस टावर से धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। सो ये मंज़र आप देख सकते हैं, ये वीडियो हमारे सामने आ गई है। अब आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो पहुंच गया है, रेस्क्यू टीमों को तलब कर लिया गया है। तो ये देखते हैं ये जो आग है ये किस दर्जे की आग है, अभी ये इनिशियली रिपोर्ट आना बाकी है और इस पर क्या मज़ीद एक्शन होता है क्योंकि अभी तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुँचा है। फायर ब्रिगेड का अमला तलब कर लिया गया है, रेस्क्यू टीमों को तलब कर लिया गया है और ये टावर है जिसमें आग लग गई। और जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इसमें से धमाके की आवाज़ें आ रही हैं। सो मोबाइल कंपनी का ये टावर है जिसमें आग लगी है और यहाँ से धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। सो ये सूरत हाल है इस वक्त रावलपिंडी में, तो यहाँ पर हम ये मनाज़िर देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको बताएं कि बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और I9 में दर्ज मुकदमात पर समाअत हुई। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक सुपरिटेंडेंट अडयाला से तहरीरी जवाब तलब किया गया और अली नवाज़ आवान, वासिक क़य्यूम, आमिर कियानी और दीगर ATC में पेश हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आमिर मुग़ल की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। सो फ़ारूक हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़ारूक बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और थाना I9 में दर्ज मुकदमात पर समाअत हुई है और इससे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिब्रा ने इन केसेस पर समाअत की। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी के हवाले से दरख्वास्त दी गई। अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है, जबकि PTI के जो दीगर रहनुमा अली नवाज अवान, वासिक क़य्यूम और आमिर कियानी जो है ये अदालत में पेश हुए। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आमिर मुग़ल जो है उनकी जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। ताहम अदालत ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। जज ताहिर अब्बास तिब्रा का ये कहना था कि किसी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। ये कोई वजह नहीं है कि वो शख्स शहर से बाहर है तो वो पेश नहीं हो सकता। जज ताहिर अब्बास तिब्रा ने इस्तफसार किया कि हाज़िरी पूरी करना मुल्ज़िमान की जिम्मेदारी है या अदालत की। तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। वकला सफाई की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि अगली पेशी पर तमाम मुल्ज़िमान अदालत में पेश हो जाएंगे। ताहम जज ताहिर अब्बास तिब्रा का ये कहना था कि तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। वकला सफाई की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि एक मौका दिया जाए, अगली पेशी पर तमाम मुल्ज़िमान अदालत में पेश हो जाएंगे। जज ताहिर अब्बास तिब्रा का ये कहना था कि जो मुल्ज़िम 8 जुलाई तक पेश ना हुए उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के हवाले से 30 दिन भी ज़रूरी नहीं है। अदालत का ये कहना था कि अदालत इन केसेस को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुँचाना चाहती है, इसमें मुल्ज़िमान का ही फ़ायदा है। जज ताहिर अब्बास तिब्रा का ये कहना था कि अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना इन केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब एक हुकूमती इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है। वो ये है कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कौमी सतह का एक फायर वॉल लगा रही है। और आपने ये देखा होगा पिछले दिनों ये एक्स के साथ जो सलूक हो रहा था,
कि उसके लिए लोग यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार कर रहे थे, डायरेक्टली वो खोले भी नहीं जा रहा था। तो VPNs वगैरह ट्राई कर रहे थे, न जाने क्या क्या कोशिशें हो रही थी। अब ये जो फायरवॉल लगाया जा रहा है, इससे सदफ ओवरऑल सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाएगा। भाई फायरवॉल होता क्या है और इससे क्या होगा, क्योंकि मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिसमें फेसबुक है, थ्रेड है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, तो ज़रा इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि फायरवॉल क्यों लगाया जाता है और उससे होता क्या है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और गुमराहकुन मवाद रोकने के लिए अहम कदम, फायरवॉल का निफाज। सबसे पहले सवाल तो जहन में ये आता है कि फायरवॉल किस तरह काबिल एतराज़ मवाद को रोक सकेगा। फायरवॉल का सिस्टम बुनियादी तौर पर इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ये इंटरनेट गेटवेज पर नस्ब होकर इंटरनेट अपलिंक और डाउनलिंक होता है। इस फायरवॉल की मदद से नापसंदीदा और फहुश मवाद शेयर करने वाली वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट मवाद को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा कोई भी मवाद जो प्रोपेगेंडे के लिए शेयर किया गया हो, इसे फायरवॉल के जरिए ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा फायरवॉल सिस्टम की मदद से किसी भी मवाद की असल यानी जहां से पहले इस मवाद को पोस्ट किया गया होगा, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस सामने आने के बाद मवाद के तख्लीक़कार के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। अच्छा जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि आप किस तरीके से फायरवॉल लगेगा, किस तरीके से इंटरनेट ट्रैफिक को फ़िल्टर किया जाएगा। ठीक है, एक हुकूमती इनिशिएटिव है, लेट्स सी कि क्या इसके नताइज सामने आएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, आप क्या बता रही हैं अब किया तोड़े को? हम कराची की बात कर रहे होते हैं तो वैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जी तफरी के लिए कहाँ जाया जाए। सो हम ये देखते हैं कि जी लोग अक्सर अब मशवरा दे रहे होते हैं, खाने पीने की जगहों का, जो फेमस जगह हैं खाने पीने की, वहाँ का मशवरा दे रहे होते हैं। दो दरिया का मशवरा दे रहे होते हैं। अब वो जो कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समंदर कराची में बड़ा फेमस है जिसे जाके लोग बार बार, अच्छा वही है ना, कराची वालों का मसला ये है कि जो यहाँ रहते हैं ना, उन्होंने शायद 1 या 2 बार समंदर का रुख किया होगा, लेकिन जो दीगर शहरों से आते हैं वो लाजमी साहिल पर जाते हैं ताकि अच्छा जी, कुछ अब असल में चक्कर ये है कि हम पाकिस्तान से निकल के अगर जर्मनी का रुख करें, जहाँ पर सलाहुद्दीन मौजूद हैं, तो वो हमें बताएंगे कि जर्मनी का जो शहर है एक, वो 2 दरियाओं का शहर कहलाता है। इस शहर में फ्रांस से आने वाला दरिया जर्मनी के दरिया से मिलता है। क्या दिलफरेब मंजर है? इस बारे में सलाहुद्दीन मजीद बताएंगे। जी देखिए, बिल्कुल, मैं जर्मनी के शहर ओन से 4 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है। और कोलोन से हम यहाँ पर आए कोबलन जिसे कहते हैं। यहाँ की खासियत बड़ी दिलचस्प है। जैसे हम कराची में 2 दरिया कहते हैं, लेकिन हकीकतन 2 दरिया यहाँ पर मिल रहा है। एक फ्रांस से होता हुआ ये दरिया यहाँ पर आ रहा है और दूसरा ये दरिया रोइन यहाँ मिल के, तो ये 2 दरिया आपस में मिलते हैं, तो इसको जर्मन कॉर्नर कहा जाता है। यहाँ सयाह दूर दूर से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से। टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हसीन वादी भी इसको कह सकते हैं। क्या बात है, सलाहुद्दीन जर्मनी में वेदर भी एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है आपके सलाहुद्दीन, रिपोर्ट भी हमें मनाजिर भी दिखा रहे हैं। हम बिल्कुल जेलस नहीं हैं और हम यहाँ गर्मी में जो है, गर्मी में ख़राब हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अपना टाइम आएगा। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। तो एक ख़बर है हमारे पास, तो वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। खबर ये है कि जी गोरका शाह हुसैन के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 3 मज़दूर इसमें जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक मज़दूरों की शनाख्त फ़ारूक, नकीब और सालेह खान के नामों से हुई है। ये पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट आई है वो ये है। ये अफसोसनाक वाक़या, फायरिंग का 3 मज़दूर इसमें जाँ बहक हो गए। अच्छा जी, अब आपका हम तस्करा करने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान का। आपको पता है कि जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमने ड्रोन हमले होते देखे। सन 2004 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और एक अरसे तक ये ड्रोन हमले होते रहे और हम उनकी तबाहकारियों के हवाले से आपको बताते भी रहे। लेकिन एक ऐसे बाहिम्मत और बासलाहियत नौजवान का तस्करा करेंगे जिसने कम उम्री में बड़े साहने का हौसलामंदी और जवामर्दी से मुकाबला किया और फिर सबके लिए मिसाल बन गया। ड्रोन हमले से मुतासर नौजवान अब्दुल कादिर, जिन्होंने इल्म की शमा रोशन करने का बेड़ा उठाया और कबायली अजला में तालीमी इनकलाब की तहरीक चला रहे हैं। और वो सिर्फ 9 बरस के थे।
और मैं जिस तरह से कह रहा था 2004 से ये सिलसिला चला था और सैकड़ों ड्रोन हमले एक साल में हुआ करते थे और उससे बेशतर लोग मुतासर होते थे, अपनी जानों से महरूम होते थे। लेकिन 2009 में होने वाले ड्रोन हमलों में उन्होंने अपने वालिद और भाई समेत ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद को खो दिया था और ख़ुद भी वो 9 बरस की उम्र में ज़ाहिर है इसका शिकार हुए। तो हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं। जुनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवान अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर देखते हैं लोगों का एक लाइफ टाइम ट्रॉमा जो है वो उससे हील नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर ने बड़ी हौसला दिखाया है, बड़ी जवामर्दी दिखाई। तो कादिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ज़ाहिर है हम आपसे इस पर अफसोस का ही इजहार कर सकते हैं जो अफसोसनाक वाक़या आपकी ज़िंदगी में पेश आए, लेकिन लोग ऐसे वाक़यात से नहीं संभल पाते। आपकी जर्नी कैसी रही? आपने ख़ुद को कैसे हौसला दिया, ख़ुद को कैसे संभाला? जहाँ आज आप खड़े हैं क्या मोटिवेशन थी, कैसे यहाँ पर पहुँचे? थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप लोगों ने मुझे मंज़र-ए-आम पर लाए। असल में ये होता है कि जितने भी बड़े हादसात लोगों पर आते हैं उसका उतना ही उसका एक मेंटली फ्रस्ट्रेशन होती है, मेंटल ईल होता है वहीं लोग। लेकिन मैंने बचपन ही से कोशिश की कि मैंने इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है और मेरे अंदर जो एक ज़ख़म है, एक विंडो है जहाँ से बार बार पीप आती है, मतलब बंदे को फ़ील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा कि इसी एनर्जी को, एक नेगेटिव एनर्जी जो मेरे अंदर बढ़ रही है, मेरे माइंड में बन रही है, उसको मैं पॉजिटिव वे में एक अच्छे काम में लगा कर इस एनर्जी को बरकरार लाऊँ। अच्छा अब्दुल कादिर, तो आपने लोगों को इस जानिब माइल किस तरह से किया? क्योंकि ज़ाहिर है कि ख़ुद भी आप फ़रोग़ इल्म के लिए कोशर हैं, ये ख़ुद एक चैलेंजिंग एक अमर था, लेकिन आपने दूसरों को भी इस जानिब मोटिवेट किया कि वो भी इस तरफ आएँ। ये कैसे मुमकिन बनाया आपने? बेसिकली मैं एक मेडिकल का तौलेब-ए-इल्म हूँ, तो लोग उनसे बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ऐसे कामों में शिरकत करेंगे। मैंने अपने स्टडी के साथ साथ इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को बताया इल्म की अहमियत, और मैंने अपनी कहानी उनके सामने रखी कि अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं ख़ुद से बम बांध कर ख़ुद को उड़ा लूँ। एक रास्ता मेरे पास इल्म का रास्ता था जिसने मुझे रोशनी दिखाई, जिसने मुझे एक मकाम पर ले जाया गया, और मुस्तकबिल करीब में मैं उस इल्म को बरकरार ला कर लोगों की भी खिदमत कर सकता हूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं लोगों को बताता हूँ, अपनी कहानी भी बताता हूँ, अपनी स्टोरी भी बताता हूँ, और किताबों की तरफ और एजुकेशन की तरफ मैं उनको राग़िब करता हूँ। तो आप तो अपने तौर पर शमा आपने जला दी है, लेकिन इसका फीडबैक क्या है? क्या रुझान बढ़ रहा है तालीम की तरफ लोगों का? हाँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में कई इंस्टीट्यूट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, और हम इस पे भी काम कर रहे हैं जो हरासमेंट होती है, गुड टच बेड टच, बच्चों को बताते हैं। क्या बात है। और अभी पंजाब में भी हम सोच रहे हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमारी कैबिनेट्स हों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर पुले बढ़ें, और फिर सिंध में और फिर बलूचिस्तान में जो शमा मैंने वज़ीरिस्तान से रोशन किया, मैं चाहता हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान में फैलें और पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है, और इसमें हम सोचते भी यही हैं कि मुख्तलिफ अक़वाम के लोग एक साथ हो जाए, एक एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो, एक दूसरे को हम जाने पहचाने, जो नफ़रतें हैं, जो चीज़ें हैं कि ये पंजाबी, ये पठान है, ये बलोच है, हम इन चीज़ों को भी ख़त्म करें और साथ में एक अच्छे काम के लिए हाथ मिलाकर इसको आगे बढ़ाएँ। अच्छा, तो अब्दुल कादिर, ये चैलेंजेस इसमें आपने क्या देखे? और ज़ाहिर है कि आपकी जानिब लोग अट्रैक्ट इसलिए भी होते हैं कि आपने एक बड़ा ट्रॉमा सहा, अपनी फैमिली को खोया, लेकिन उसके बावजूद ये पॉजिटिव नोट पे काम कर रहे हैं, तो लोग ज़ाहिर है कि ऐसे आपकी बात सुनते भी होंगे और उस पर अमल भी करते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जहाँ पर भी जो बात मैंने कही है, पहले तो घर से शुरू करता हूँ। मेरे जो भाई है वो इंतहाई सपोर्टिव, मैं सब में से छोटा हूँ, तो वो मेरे जो सेमिनार होते हैं, जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस तरह काम कर रहे हो तो जिस तरह मैं उनका बड़ा हूँ वो मेरे छोटे हैं। तो उसके बाद फिर बाकी लोग जो मेरे दोस्त हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर मैंने बात कही है, मैंने पहले तो कोशिश की है कि मैं ख़ुद में ऐसी चीज़ें लाऊँ कि लोग मुझे फॉलो करने लग जाएँ, मुझ में ऐसे कमांडेबल एबिलिटीज़ हों। मैं मुख्तलिफ बायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ लीडर्स को पढ़ता हूँ, उनमें वो कौन सी खसूसियत थी जिनकी वजह से वो लोग उनको फॉलो करते थे। तो उन चीज़ों को मैं लेता हूँ, फिर दूसरों को बताता हूँ। एक बचपनी से ख्वाहिश है, टीचिंग भी करता हूँ, तो जो चीज़ें होती हैं जो मेरे जूनियर होते हैं कॉलेज लेवल पे, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो उनको मैं टीच कर रहा हूँ, तो टीम वर्क बता रहा होता हूँ।
तो उन चीज़ें कुछ औसाफ इंसान में होते हैं कि फिर लोग उन औसाफ को देखकर आपको फॉलो करने लग जाते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच अब्दुल कादिर, और हम दुआ गो हैं कि आप अपना मिशन इसी तरीके से जारी रखें और यकीनन आप लोगों के लिए मिसाल है जो आपकी ही तरह इस तरह के वाक़यात से मुतासिर हुए। और ज़ाहिर है जब हम 2004 से ड्रोन हमलों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जो सामने आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर क्या क्या बीती है। अच्छा, अब ज़रा एक नीलामी का तस्करा करते हैं। अच्छा, उम्मन क्या होता है कि जब आप कोई चीज़, मिसाल के तौर पर आप फ़ोन नंबर लेने के लिए जाते हैं, हाँ। तो आपके सामने मुख्तलिफ सिम्स रख दी जाती हैं कि इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ नंबर्स महंगे भी मिलते हैं। अब ये है कि नंबर प्लेट्स जो कि गाड़ियों की पहचान होती है, यानी कि आप अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाके गाड़ी ख़रीदने के लिए देख रहे होते हैं तो अमूमन उनकी नंबर प्लेट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कि यार इसकी नंबर प्लेट अच्छी है तो ये ले लेते हैं। लेकिन महकमा एक्साइज़ की जानिब से पहली बार नंबर प्लेट्स की नीलामी की गई। और ऐसा हम दीगर कंट्रीज़ में होते देखते हैं, बिलखुसूस यूएई में हम देखते हैं कि गोल्डन और सिल्वर कैटेगरी में नंबर प्लेट्स होती हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स के और 4 डिजिट्स के भी नंबर प्लेट्स होती हैं, तो अकॉर्डिंगली उनके प्राइस होते हैं। तो अब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की जो नीलामी है उसकी तकरीब में जो फर्स्ट नंबर यानी नंबर 1 जो प्लेट है वो 10 करोड़ रुपए में नीलाम की गई है। और 2 नंबर प्लेट जो है वो 3 करोड़ 70 लाख, ठीक है, और बाकी उसी एतबार से नंबर 3 की 3 करोड़ 60 लाख। लोग बड़े शौकीन होते हैं, उन्हें ज़बरदस्त किस्म के कुछ यूनिक नंबर प्लेट्स चाहिए और सैलाब ज़दगान के लिए रकम खर्च होगी। हाँ, तो ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी। 40 नंबर प्लेट्स नीलाम करके सिंध हुकूमत को 67 करोड़ 54 लाख रुपए मिले। सिंध सरकार इस रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 घर तामीर करेगी। जितने भी पैसे इससे जमा होंगे, एक घर के लिए 3 लाख रुपए दे रहे हैं जिन लोगों के घर गिरे हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ना सिर्फ हम घर बना के देंगे, लेकिन जितने भी लेडीज हैं उस घर की, तो उनको जमीन का टाइटल भी गवर्नमेंट ने फ्री में उनको गिफ्ट करके दिया है। इन्हीं घरों पे फ्री ऑफ कॉस्ट सोलराइज करके दे रहे हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी में प्रीमियम कैटेगरी, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी को रखा गया। बोली लगाने वालों ने अपने लकी नंबर्स की नंबर प्लेट देने के लिए अच्छी से अच्छी बोली लगाई। नंबर 1 की नंबर प्लेट सबसे ज्यादा 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। नंबर 2 की प्लेट 3 करोड़ 70 लाख, नंबर 3 की प्लेट 3 करोड़ 60 लाख, 4 नंबर की प्लेट 3 करोड़ 20 लाख, 5 नंबर की प्लेट 5 करोड़ 30 लाख, 6 नंबर की प्लेट 2 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की प्लेट 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की प्लेट 4 करोड़ 10 लाख, नंबर 9 की प्लेट 4 करोड़ और नंबर 10 की 1 करोड़ 40 लाख रुपए में नीलाम हुई। कुछ खास नंबर्स जिनमें 0007 की नंबर प्लेट 1 करोड़ 10 लाख, 786 नंबर की नंबर प्लेट 2 करोड़ 65 लाख, 110 नंबर की नंबर प्लेट 90 लाख, 0001 का नंबर 1 करोड़ 5 लाख, 111 की नंबर प्लेट 1 करोड़ 10 लाख, 333 की नंबर प्लेट 66 लाख, 555 की नंबर प्लेट 85 लाख रुपए, 777 की नंबर प्लेट 1 करोड़ 35 लाख रुपए में नीलाम हुई। हुकूमत सिंध बहुत जल्द प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू करेगी, जिसका मकसद तामीर नौ के लिए इजाफी वसाइल पैदा करना है। कोई हजारों या सैकड़ों रुपए में भी शुरू करें। मेरी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो नंबर नहीं बताएगा, वो नीलामी में मैं रखवा सकती हूँ। जैसे मुझे याद है मैंने कहा क्या पता मुझे आपका फोन नंबर नहीं याद गाड़ी का नंबर कैसे याद होगा? आपने अभी थोड़ी देर पूछा था मुझसे, लेकिन ये बताइए कि क्या वो नीलामी में, क्योंकि वो 3 डिजिट्स हैं, तो क्या प्लीज बता देना। दैट नंबर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देखिए 786, 111, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, ये वो नंबर जो है ये काफी 2 नंबर को इतनी अहमियत हासिल है, तो मेरी गाड़ी का क्या मसला है? तो बस ये उसमें गाना भी बना था ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 10 नंबरी पे भी गाना है। तो बात दरअसल ये है कि ये मेरे ख्याल में ये जब करोड़ से नीचे की कहानी आएगी, यानी कि हम लाखों में हमारी गाड़ी है और नंबर प्लेट उसकी करोड़ों की, कहाँ से ले बंदा? तो ये जब हजारों में नंबर प्लेट्स की बारी आएगी ना, तो उस वक्त शायद मजीद लोग भी इस तरह सोचें। गाड़ी लेते वक्त जरा सोचा करें जी, अगर हम लाखों की गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ी अब खुसूसियात ये भी होंगी। इंजन जो है वो इसका ओरिजिनल है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, टॉप शावर नहीं है और अंदर से बिल्कुल जेन्युइन है, एक्सीडेंटेड नहीं है। उसके साथ अब ये भी होगी नंबर प्लेट इसकी ये है। क्या बात है, अच्छी वैसे इन्वेस्टमेंट है अगर इस पे गौर किया जाए। चलें खैर
अब हमने तो ले ली है, अब क्या कर सकते हैं, अगर कभी बारी आई तो देखेंगे। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं कपड़े सुखाने का देसी तरीका विलायत में। वो भी विलायत में नहीं, दुबई में, वहाँ पे बड़ी सख्ती है इस तरह के कामों की। लेकिन एक खातून जो है उन्होंने ये काम किया और इनका ताल्लुक भारत से है। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, क्योंकि आप बहुत रेयरली दुबई में ऐसा मंजर देखते हैं जहाँ पे लोग बालकनी में कच्चे कपड़े सुखा रहे। अशफाक ने ज़्यादा स्पेसिफिकली इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अच्छा, ये है पालावी वेंकटेश नामी भारतीय खातून, और इंस्टाग्राम से दुबई में अपने क़याम की वीडियो इन्होंने पोस्ट की, माशाल्लाह खुद भी पोस्ट कर रही हैं, जिसमें उनकी वालदा को गीले कपड़े सुखाने के लिए होटल की बालकनी पर ग्रिल पर कपड़े फैलाते अच्छा, सिर्फ इस जगह का मंजर नहीं है, एक और बालकनी भी दिखाई दे रही है जो कि उसी कैमरे में महफूज की गई, वो पीछे देखें, उधर भी इसी तरह से कपड़े इंस्पिरेशन उन्हीं से। अच्छा, फिर होटल की इंतजामिया की जानिब से ये मेजर बताया भी गया कि भाई हमारे पास एक कपड़े सुखाने की रॉड भी कुछ इस तरीके से है कमरे में, तो जो वॉशरूम में या इस तरीके से, तो वहाँ पर आप कपड़े सुखा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि देसी इन्होंने ये नहीं बताया कि इन पे फाइन कितना लगा, वैसे उसूलन फाइन लग जाता है, बख्श दिया गया होगा। बख्श दिया, एक्चुअली पब्लिसिटी हो गई ना वीडियो वायरल होने से, होटल की पब्लिसिटी। नाइस, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और क्या हाल चाल है आप लोगों के। और मुझे हैरत ही होती है, मैंने तो अपनी चाय का इंटेक कम कर दिया है बिकॉज ऑफ द वेदर, इतनी गर्मी है। लेकिन ये है कि लोगों ने अभी तक चाय पीना नहीं छोड़ी है। तो मैं कोई चाय के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अच्छे मशरूबात हैं, गर्मी है, कुछ ठंडा पी लें। अपनी जो कहते हैं ना, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, पानी ज़्यादा पिएं। सो ये स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को गर्मी से महफूज रखें। अच्छा जी, एक ख़बर हमारे पास पहुंची है, कराची का इलाका है कोरंगी है यहाँ से, और एक ताजिर को कत्ल किया गया था। उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में मकतूल वसीम को दुकान में फ़ोन पर बात करते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद दुकान पर आए, पीछे बैठा शख्स दुकान के अंदर दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुल्ज़मान बासानी फ़रार भी हो गए। और अहले खाना का मौक़िफ़ ये है कि ये डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया, जबकि पुलिस ने इस वाक़े को इब्तदाई तौर पर ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया है। जो सीसीटीवी है ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दुकान के अंदर दाखिल हुआ और फिर फायरिंग की। सो मुल्ज़मान बासानी फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये वाले जो मामलात हैं ये बड़े परेशान कुन हैं। चलें जी, अब हम मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर हमें आगाह किया जाए कि जाहिर है कि हम चाहते हैं कि ओवरऑल आगाही बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, किसी भी हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को आगाह करना, बताना। अब जैसे गर्मी के मामले पर यह बात कर रहे थे, तो किस कदर शदीद गर्मी होती है और लोग समझते हुए भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी बॉडी हमें साइंस दे रही होती है कि गर्मी है, शिद्दत ज़्यादा है, हिद्दत ज़्यादा है, बताने के लिए मौजूद है। और ज़रूर हम आपको गर्मी के हवाले से कोई ना कोई सेगमेंट्स में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अच्छा, एक खबर है वो ज़रा क्रिकेट से ही जुड़ी हुई है। वैसे तो हमारी क्रिकेट से जो खबरें आजकल आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अब आपको बता देते हैं T20 वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो तजर्बात किए, हर बार था कि ये नया तजर्बा है, अब हम ये प्लेयर्स खिलाएंगे, अब फला प्लेयर्स को खिलाएंगे। सो उन तजर्बात का नतीजा हमने देख लिया है। अब PCB ने एक हैरान कुन फैसला किया है। अच्छा, फैसला इसलिए हैरान है कि जो पोस्ट दी गई है वो पोस्ट के हवाले से जो उनकी मेरिट बनती है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है। अच्छा, एशिया कप के लिए जो पाकिस्तान की विमेन टीम है, उनकी जो टीम मैनेजर हैं वो हाजिर सर्विस खातून पुलिस ऑफिसर हैं और ज़ाहिर हाईली क्वालिफाइड हैं, और ये हिना मुनव्वर लेकिन अपने सिक्योरिटी के शोबे में उन्होंने इससे पहले स्ट्रेंथ एंड फिटनेस कोच और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनका पुलिस में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। CSS इम्तिहान पास किया है और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन मसला यह है कि उन्हें एक मैनेजरियल पोस्ट दे दी गई है, तो उनकी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट है और उनको काम दूसरा सौंप दिया गया है। तो ये फैसला कैसे हो गया? तो शायद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद से ज़रा जान लेते हैं। शायद साहब, बड़ी हैरान कुन वैसे बात है, टू बी ऑनेस्ट समझ से बालातर है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी क्रिकेट का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखते, लेकिन ही इज़ ज़ाहिर है कि द चेयरमैन, उससे हट के काफ़ी सारी ऐसी तैनातियाँ होती हैं जिन पे हम अंगुश्त बदंदा होते हैं। आपकी नज़र में भी ये ऐसा ही है कुछ?
नहीं, मेरी नज़र में इतना हैरान कुन नहीं है और बहुत सारे हैरान कुन फैसले होते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। देखिए, मैनेजर की पोस्ट जो होती है वो इंतजामी उमूर है, उसका क्रिकेट से इतना ताल्लुक नहीं है। दो तरह के मैनेजर होते हैं यूजुअली टीम के टूर्स पर, एक क्रिकेट मैनेजर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। अगर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बनाया है तो ठीक है, CSS ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, इनका ताल्लुक सिक्योरिटी से रहेगा कि सिक्योरिटी टीम की कैसी है, प्लेयर बाहर तो नहीं जा रहे, डिसिप्लिन का कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा, तो ठीक है। अब अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बनाया तो ठीक है, इतनी उसमें हैरानगी की बात नहीं। तो क्लैरिटी कोई नहीं आई इस बारे में कि ये किस तरह का मैनेजर बनाया है? यही बताया जाएगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं और ये सिक्योरिटी को भी देखेंगी। अभी इंग्लैंड जब गई थी पाकिस्तान की खवातीन की टीम, उस टूर पर भी ये थी और उन्होंने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए थे। और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनमें हैरानी होती है, मुझे इसमें इतनी हैरानी नहीं। तो वैसे आपको इतनी हैरानी नहीं हुई, और किस बात पे आपको इतनी हैरानी है, बताएं जरा, आज हो जाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ही ऐसा है कि जिसमें सबको हैरानियां हो रही हैं। कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैरान कुन हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन की क्रिकेट टीम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है, तो उसी तरफ एक मेजर है। अभी उसकी कोचिंग स्टाफ को भी चेंज किया है, मोहम्मद वसीम को लेके आए सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि किसी फॉरेन कोच को लाएंगे पाकिस्तान की विमेंस टीम के लिए, इसलिए कि काफ़ी पैसे खर्च होते हैं उसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही हमारी पाकिस्तान विमेंस टीम। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ। मैंने कहा कि दो टीमें ये कारनामा अंजाम दे सकती थीं, या तो साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान, और साउथ अफ्रीका ने एंड में साबित किया, जीता जिताया मैच वर्ल्ड कप में जिस तरीके से 29 बॉलों पे 29 रन तक बात पहुंचा दी थी क्लासन ने, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। लेकिन एंड में फिर अब वही 29 रन के बाद हमने देखा कि 6 बॉलों पे 16 रन रह गए। तो पहले तो उस मैच के एंड में क्या हुआ, क्या गलत शॉट्स खेले, और बुमराह ऑब्वियसली इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन बुमराह को छोड़ के अर्शदीप जो कि लीडिंग विकेट टेकर, बल्कि टॉप विकेट टेकर है टूर्नामेंट के, और पांड्या, क्या उनकी बॉलिंग इतनी खतरनाक थी या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट हो गया था साउथ अफ्रीकन टीम का? देखिए शौक, ये लोग IPL खेलते हैं, IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें इस तरह की बेपनाह सिचुएशन आती हैं कि आखिरी ओवर में 4 रन बचाने, आखिरी ओवर में 15 रन बनाने, तो उनको बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस है और वो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब आखिरी 3 ओवरों में जनूबी अफ्रीका तकरीबन मैच जीती हुई थी, लेकिन जिस तरह बुमराह ने ओवर किया, अगला ओवर अर्शदीप ने किया कि ले जाके 16 रन पे ले आया आखिरी ओवर को, और फिर उसकी पहली गेंद पे डेविड मिलर ने शॉट भी बड़ा अच्छा मारा, ज़रा सी कसर रह गई। अब उसकी पिक्चर्स आ रही हैं कि पैर टकरा गया था और पैर नहीं टकराया था, तो वो दिल जले लोग जो जनूबी अफ्रीका के हामी होंगे वो डाल रहे हैं। लेकिन ताल्लुक कहाँ से वैसे यकीनन ज़्यादातर का साउथ अफ्रीका से, इंडियन फैन तो कोई नहीं डालेगा इस तरह की तस्वीर, और कुछ पाकिस्तानी भी होंगे दिल जले जो सोच रहे होंगे यार वो क्यों जीते। तो ऑन द स्पॉट अंपायर ने जब देखा, और कई दफा देखा, थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा और देखना चाहिए था, तो उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया कि नहीं, पैर नहीं टकराया और ये फेयर कैच है, और बाउंड्री कुशन को देखना चाहिए था। आई मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि ये बज़ाहिर नज़र आया, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जाहिर है, कि वो कुशन जो था, वो जो लाइन थी, वो जो रोप पहले हुआ करती थी, वो पीछे मूव हुआ था। वो एक आध बॉल पहले जो बाउंड्री हुई होगी उस वक्त वो लगाना, उन्होंने सोचा होगा आखिरी ओवर है, थोड़े से ओवर रह गए, चलो इसको ख़त्म करो। उन्होंने बाउंड्री कुशन को उसकी सही जगह पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तनाज़ा हो रहा है। अब बात गई, रात गई, खत्म हो गया। इंडिया ने अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे रिवायत तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमने मिलर की वीडियो देखी, वो बड़े काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे थे। सो क्या ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन भी जैसे कि वो जो DRS है वो उसके तहत वो चैलेंज कर सकता है, और करना चाहिए था साउथ अफ्रीका को? थोड़ी बहुत उन्होंने देर खड़े होकर थोड़ा बहुत उन्होंने उसकी क्या कहते हैं हिचकिचाहट दिखाई कि नहीं मैं आउट नहीं हूँ, देखना चाहिए। तो अंपायर ने अपने तौर पर, थर्ड अंपायर ने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ एंगल से देखा, थोड़ा और प्रेस करते तो शायद कोई वजह निकल आती। टीवी अंपायर थे कौन वैसे? टीवी अंपायर था रिचर्ड कैटलबरा। ओके। लेकिन वो अच्छा अंपायर है, और
मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई भारतीय तो नहीं थे, ताकि हम कोई नई कॉन्स्पिरेसी ढूंढते। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो उसमें भारतीय या साउथ अफ्रीका का कोई एम्पायर नहीं होगा, न्यूट्रल एम्पायर। अच्छा, ठीक। थैंक यू फॉर सेइंग दैट शाहिद साहब। वैसे ओवरऑल शाहिद साहब इस वर्ल्ड कप का अगर हम पूरा अहाता करें, एक तो पिचेस बहुत डिस्कस हुई, फिर अमेरिका के जो स्टेडियम थे वहाँ की जो सारी कंडीशंस थी वो डिस्कस हुई, जो सारे इंतजामात किए गए थे वो डिस्कस हुए। सो ये क्या उस तरह का टूर्नामेंट रहा जैसे कि हमेशा से होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही सारे इंतजामात को देख के? देखिए एक्साइटमेंट तो बहुत थी कि कौन जीतेगा, इतनी सारी टीमें हैं, पहली दफ़ा अमेरिका में हो रहा है, लेकिन पिचेस को लेकर और लॉजिस्टिक्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे। जो टीमें होती हैं, जो कमेंटेटर्स और आईसीसी वाले होते हैं, ये तो चार्टर्ड फ्लाइट्स पे जाते हैं, लेकिन जो फैंस थे वो एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड जाने के लिए परेशान होते रहे। $1300 एक जगह से दूसरी जगह का डॉलर था, जो हार्डली वेस्ट इंडीज़ के ज़माने में $130 होता है, तो 10 टाइम्स उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे। और फिर फ्लाइट्स डिले की वजह से टीमों को, प्लेयर्स को भी बड़ा सफ़र करना पड़ा। तो अगर ये कहा जाए कि ओवरऑल के 9 जो वर्ल्ड कप हुए हैं अब तक T20 के, उसका ये वर्स्ट वर्ल्ड कप था। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हमने देखा, इससे बेहतर सेंड ऑफ हो सकता था विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर T20 करियर, कि आप ये देखें कोहली डिड नॉट परफॉर्म इन एनी ऑफ द मैचेस, हिज हाईएस्ट स्कोर वाज 37, लेकिन उसके बाद लास्ट मैच में द वे ही परफॉर्म, फिर रोहित शर्मा द वे ही प्लेड इन द टूर्नामेंट, डोंट यू थिंक कि इससे बेहतर ये कोई मजीद अचीव नहीं कर सकते थे? बिल्कुल ऐसा ही है। कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में 75 बनाए रन्स और आखिरी मैच में फाइनल में 76 रन बना लिए, पूरे टूर्नामेंट से ज़्यादा रन्स बना लिए। और रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी, अच्छे अच्छे कप्तानों के हाथ पैर फूल जाते हैं जब 4 ओवर में 26 रन चाहिए और क्लासन जैसी बैटिंग कर रहा हो, लेकिन उसने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। पाकिस्तान वाला मैच और साउथ अफ्रीका वाला मैच, दोनों में रोहित ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की। उनके लिए भी बड़ा बी फिटिंग रहा, कोहली के लिए भी बड़ा बी फिटिंग रहा, और ये लोग पहले से सोच के आए थे कि हम इस वर्ल्ड कप में चाहे जीतें चाहे हारें, हमने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेनी है। तो ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ द गेम, और उनको रेस्ट ऑफ द उनकी जो क्रिकेट कैरियर है उसमें भी गुड विशेस। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं दोनों। सही है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे और हम क्रिकेट पे हम चाह रहे थे बात कर लें, आपके सामने सारी सिचुएशन है। जाते जाते आपको एक और अहम खबर से आगाह कर दें तो गुज़िश्ता माह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में हालिया बारिशों के दौरान 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने रिपोर्ट में कहा है कि शदीद बारिशों में 258 मकानात को नुकसान पहुँचा। तो अतिया मज़ीद बता रही हैं। जी अतिया। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से नुकसान के मुताबिक PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रवां माह बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हलाकतें डेरा बुक्टी, झलमक्सी, खुददार, कारखानों मुंह में हुई हैं। शदीद बारिशों से सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 29 माल मवेशी, 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासरा हुई हैं। मुतासरा इजला में PDMA की जानिब से जो है वो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जी थैंक यू सो मच अतिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर है कोरंगी से, जहाँ पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम फ़हीम शूटर इंतहाई मतलूब और डकैत गैंग का सरगना निकला है। तो हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद है, मज़ीद इससे मुतालिक बताएंगे। बताइएगा इस गिरफ्तारी से मुतालिक। हाँ बिल्कुल, देखिए कोरंगी सेक्टर 85 में मुकाबले के बाद एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम फ़हीम शूटर है और इंतहाई मतलूब और डकैत गिरोह का सरगना निकला है। SSP कोरंगी तौहीद रहमान का कहना है कि मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और असले के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और लांडी कोरंगी में 100 से ज़्यादा वारदातों का भी मुलजिम ने इंकशाफ किया है। और मुलजिम एक बड़ा डकैत गैंग ऑपरेट कर रहा था और मुलजिम की 2022 में भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये मुलजिम वारदातों के लिए अपने गिरोह का असला भी सप्लाई करता था, जिससे अब मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर आपका। अच्छा, अब हम समझते हैं जी ऐसी गलतियाँ उन ममालिक में होती हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन अमेरिका में भी ऐसी गलती हो गई। हुआ क्या कि जो सेफ सिटी कैमरा है उससे गलत शनाख्त जो है वो भारी पड़ गई। अमेरिका में इंतज़ामिया पर लाखों डॉलर का जुर्माना आयद हो गया। इंतज़ामिया ने शहरी को $3 लाख यानी 8 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए की जो रकम है बतौर हर्जाना अदा करनी होगी। तो हुआ क्या,
हुआ यह है कि मुकदमा दायर किया जो शहरी मुतासरा था उसने, उसकी तस्वीर को मुलजिम के तौर पर जी जगह जगह चस्पा कर दिया गया। गलती तस्लीम किए जाने के बाद इंतज़ामिया और शहरी के दरमियान हर्जाना अदा करने का मुआहदा हुआ, जिसका ऐलान अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन नामी इदारे ने किया। सो वहाँ पे देखें जी फौरी तौर पे उनको इंसाफ भी मिल गया। चलें जी, अब वक्त आ गया जी आपसे इजाज़त चाहने का। दिल तो आपका चाह नहीं रहा, दिल तो चाह नहीं रहा, जाहिर है कि इतने तो दिनों बाद चाह आपसे मुलाकात हुई, तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।